I was the highest paid model. Dick Jam, Ciaram, Raymond's, Reed and Taylor, Denim Soap, Bill Cream, मतलब इनके पैकेजेस के ऊपर, इसके सब के ऊपर मेरे पास फोटोग्राफ्स थे. मतलब कोई ऐसा ब्रांड नहीं था मेल ग्रूमिंग जो मैंने ना किया हो. तो एक BA पास करके एक फिल्म हिट हुई थी बहुत ज़्यादा. उनको इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा पसंद आया, उन्हें BA पास 2 में मेरा लॉन्च हो गया एज अ राइटर डायरेक्टर. फैजुद्दीन सिद्दीकी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई जी, उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की अधूरा ख्वाब. और सलमान सर का जो एक दबदबा है ना इंडस्ट्री पे हो रहा, तो वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है मुझे जी. बहुत से लोगों को ना लड़कियां होती हैं, बहुत से लड़के भी ऐसे होते हैं, उनको सिर्फ यही होना होता है कि चलो हम इनसे खेलते हैं. यार ज़्यादातर ब्रेकअप में जो बहुत ज़्यादा गम में लोग रहते हैं ना, उनको ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि मुझे सच्ची कोई मिलेगी नहीं. और लड़की ने बहुत सी स्टेजों पर उसको ऐसा बोला होता है कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती. शादाब खान का बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में. मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं आपका पॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था तो मैंने एक लिस्ट निकाली थी हसनपुर की, कि मैं मतलब हसनपुर के कुछ लोग थे जिनकी मेरे पास लिस्ट थी कि मुझे इनको ज़रूर लेना है. तो ये मेरा ड्रीम था जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप हसनपुर को एक बड़े लेवल पर पहचान दिला रहे हो. आई एम वेरी हैप्पी. मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब मैं जब तुम्हारा सेटअप देखा तो मैं बहुत सरप्राइज हो गया कि तुमने माशाल्लाह इतना अच्छा सेटअप बनाया है जी. मतलब बड़े बड़े अच्छे पॉडकास्ट में मतलब इस तरह का सेटअप देखने को नहीं मिलता है. और तुम इतने यंग हो और मतलब मेरे लिए तो बहुत मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ देख के कि मतलब हसनपुर जैसी छोटी जगह में तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो. मतलब बहुत कमाल की चीज़ है ये. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी एनर्जी बनने के लिए. असल में क्या था, मेरा भी काफ़ी पुरानी जर्नी रही है. जी जी जी. और मतलब शुरू में मतलब शुरू से ही काफ़ी मुझे हसनपुर के लोगों का सपोर्ट रहा. सबने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी मेरे काम को, सब चीज़ों को. तो यहाँ पे क्या होता है कि एग्जैक्टली एक बार थोड़ा सा सक्सेस वो लोग देख लेते हैं. जी जी जी. क्योंकि देखो बहुत मतलब जो भी इंस्पिरेशन आता है, जो भी चीज़ें आती हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस से आती हैं. तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम हार्ड वर्क कर रहे हो. तो आई एम वेरी श्योर कि हसनपुर के लोगों का बहुत बड़ा दिल है, कि मैंने देखा है पास्ट में. तो डेफिनेटली वो तुम्हारे एफर्ट को रिकग्नाइज करेंगे और इंशाल्लाह दे विल डू लाइक वो सपोर्ट करेंगे तुमको. जी. और शायद हमारे इस इंटरव्यू के बाद में ज़्यादा करें. नहीं नहीं, ये इंटरव्यू तो क्योंकि आपकी भी स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है और लोगों को ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि आखिर शादाब खान इतना बड़ा नाम है लेकिन किसी को स्टोरी नहीं पता. हाँ. क्योंकि सबको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि सब ये सोचते हैं कि बस गए हम और डायरेक्शन कर लिया, गए हम एक्टिंग कर ली, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत वक्त होता है जो आदमी अपना देता है, तब जाके सक्सेस मिलती है. तो ये जर्नी आपकी स्टार्ट कहाँ से हुई? मेरी जर्नी बड़ी कमाल की है. और मतलब मैं पता नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैंने कभी इतना रिकग्निशन का नहीं सोचा जी. मतलब आर्टिस्ट का मतलब ये होता है कि जो उसके मन में आता है वो करता है. तो बड़ी कमाल की जर्नी है. तो मैं 12th सुखदेवी से किया था. तो यहाँ पे मैं 12th करने के बाद में एक चौराहा है, तो चौराहे पे ना हम लोग बैठते थे अक्सर बेंच के ऊपर, नाले के ऊपर. तो वहाँ पे ना वहाँ पे कैवेंडर्स सिगरेट्स वगैरह के ना एड्स वगैरह लगते थे. तो उसमें एक मॉडल्स वगैरह होते थे. तो मैं सब लोगों को बोलता था कि यार मुझे कुछ ऐसा करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. लोग हंसते भी थे क्योंकि ना मेरा उस टाइम लुक ऐसा था, ना इतनी ज़्यादा ग्रूमिंग थी, ना मैं चीज़ों को जानता था. मगर पता नहीं, शायद मैं बहुत ऑनेस्ट था और सीधा था, तो मुझे सिर्फ जो दिखता था वही दिखता था. तो पता नहीं, वो बोलते कि मैनिफेस्टेशन होता है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचो तो उधर ही आपको चीज़ें लेके जाना शुरू कर देती हैं. मेरे भाई थे बॉम्बे में, वो लकी था मैं कि मुझे वहाँ पे एक बेस मिल गया था जी. तो उनके पास गया मैं 12th मैंने बीच में ही छोड़ दिया था. मतलब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की नहीं थी. अच्छा. पहले ही चला गया था बहुत जल्दी. तो वहाँ जाके मैंने जिम वगैरह ज्वाइन किया. और बस मुझे कुछ इतना कुछ पता नहीं था. मेरी एजुकेशन भी कुछ इतनी ख़ास थी नहीं, मतलब कम्युनिकेशन भी इतना स्ट्रांग नहीं था उस टाइम में जी. लेकिन ये था कि मुझे उसके अलावा कुछ और दिखता नहीं था. मुझे मॉडलिंग ही करनी थी जी. और मुझे मॉडल ही बनना था, कुछ और दूसरा नहीं करना था. बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी वहाँ पर, बहुत चीज़ें थी, पैसे कमाने की उस टाइम थी, लेकिन मैं सब छोड़ता चला गया कि नहीं मुझे वही करना है. जी. मुझे अपने आप को बिल बोर्ड्स में देखना है, मैगजीन्स में देखना है, ये देखना है. और वो कैसे हालात बने, वो फिर सडनली मेरा मॉडल वाला लुक दिखने लगा जी. और ख़ुद ही मैं मॉडल जैसा, मतलब पता नहीं कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशन था क्या था. और मैं ज़्यादातर बाहर के इंग्लिश मॉडल्स को देखता था. उस टाइम फैशन टीवी होता था, इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था जी. उन्हें देखता था. और करने के बाद में मैंने जैसे देखा करीब थोड़े कुछ पैसे
इकट्ठे किए। उस टाइम तो पोर्टफोलियो कराते थे, पोर्टफोलियो कराया। अच्छा। अब पोर्टफोलियो कराने के बाद में 99 की बात है, 99 में मोबाइल आने शुरू हुए थे। वो मेरे पिक्चर्स इतने अच्छे आए क्योंकि मेरे अंदर इतना ज़्यादा था वो भरा हुआ, इतने ज़्यादा अच्छे पिक्चर्स आए कि वो उस टाइम कोऑर्डिनेटर्स होते थे। अच्छा। वो डिस्ट्रीब्यूट हुए और मेरे घर में एक दिन में 15-15, 16-16 कॉल आने शुरू हो गए कि सब लोग मुझे मॉडल, ऑल दे वांटेड मी एज देयर मॉडल। 99 में? 99 में ऐसा हो गया था, मतलब 99 के लास्ट में हुआ। फिर 2000 में तो मतलब ऐसा था कि आई वॉज द हाइएस्ट पेड मॉडल। डिक जैम, सियाराम, रेमंड्स, रीड एंड टेलर, डेनिम सोप, बिल क्रीम, मतलब इनके पैकेजेस के ऊपर, इसके सब के ऊपर मेरे पास फोटोग्राफ्स थे। मतलब कोई ऐसा ब्रांड नहीं था मेल ग्रूमिंग जो मैंने ना किया हो। अच्छा। तो उसमें फिर बड़े बड़े स्टार्स के साथ में, सबके साथ में, फिर रैम शोज़, फिर मैं बाहर अब्रॉड जाने लगा रैम शोज़ करने के लिए। सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन उस टाइम में हाँ काफ़ी न्यूज़ वगैरह में जो लोग मॉडल्स को फॉलो करते थे, तो आई वॉज वन ऑफ दैट टॉप मॉडल। फिर मेरा एक वो म्यूज़िक वीडियो था, जादूगर सैया छोड़ दे भैया, वो सोफ़ी चौधरी के साथ में, वो आज भी बहुत बड़ा हिट है वो। अच्छा। तो बहुत से मैंने म्यूज़िक वीडियो किए। उस बीच में मैंने तकरीबन 200 टीवी कॉमर्शियल्स किए थे। तो उसमें भी सब बड़े बड़े कॉमर्शियल्स थे, सब बड़े बड़े ब्रांड्स थे। तो मतलब बहुत कमाल की जर्नी रही। मतलब ये तो कब तक रहा है, मतलब ये चलता रहा। मतलब विद इन स्पैन ऑफ 2 ईयर्स मैंने घर, मतलब बॉम्बे में 2 घर खरीद लिए थे। इतना अच्छा मेरा चला था वहाँ पे। बॉम्बे में तो घर खरीदना खैर बड़ी बात है। हाँ तो अच्छा ये भी है ना कि प्लान भी नहीं था आपका कोई? नहीं, प्लान भी मेरा कभी रहता भी नहीं होता है ना कि अगर प्लान भी हो कि भाई मैं 1 साल दूंगा इस काम को या 2 साल दूंगा, उसके बाद में मैं ये कर लूंगा, तो फिर आप उसी सोच के हिसाब से चलते हो कि हाँ ये उसी तरह से एफर्ट डालते हो। लेकिन अगर आपका प्लान भी नहीं है कोई, तो आप उसी पर इतने डट कर खड़े रहते हो कि भाई मुझे इसी में कामयाब होना है, तो फिर सक्सेस ज़रूर मिलती है। और दूसरी बात ये कि जैसा आपने बताया अभी, उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं थी। हाँ। अगर वो सोशल मीडिया का टाइम होता, क्योंकि अभी तो छोटे इन्फ्लुएंसर भी, छोटे मतलब कम कंटेंट डालने वाले भी, लेकिन उनको एकदम से ही लाइमलाइट मिल जाती है, फेम मिल जाता है। तो आप बता रहे हो इतने बड़े बड़े आपने ब्रांड्स के साथ में शूट किया है, तो अगर सोशल मीडिया उस टाइम पे होती तो उसका आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता हाँ, था। वो बहुत क्विकली आता है और बहुत क्विकली चला भी जाता है एक्चुअली सोशल मीडिया का जो है ना। जी जी। तो बहुत इंस्टेंट है। लेकिन क्या होता है कि एक आर्टिस्ट जो भी होता है ना किसी भी फील्ड में, तो एक मॉडलिंग का तो एक अलग करियर था। मैं राइटर और डायरेक्टर के बारे में बात करूँगा। जी। तो वो डायरेक्शन आपने कब शुरू हाँ किया? वो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी में बताता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जब तक आपके अंदर डेप्थ नहीं क्रिएट होती है, जब तक आपके अंदर दुनिया भर की नॉलेज नहीं होती है, तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। जी। और बहुत कम टाइम में शुरू भी हो जाता है, फेम भी मिल जाता है, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। जी। और आर्टिस्ट क्या होता है कि चाहे मॉडल थे हम लोग उस टाइम, तो हम प्रॉपर आर्टिस्ट थे। मतलब मॉडल, हमारी मॉडलिंग जो थी काफ़ी बड़ी आर्टिस्टिक मॉडलिंग हुआ करती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि आपने बॉडी बनाई और आप चलने की, आपकी आँखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब जब हम लोग कपड़े शूट करते थे तो कपड़े बिकते थे जी। इस तरह का होता था। तो मतलब पूरे तो इस तरह का माहौल होता था भी जैसे, मतलब फिर मेरा बड़ा कमाल का हुआ। फिर मैं वो चलता रहा 2007, 8, 9 तक चलता रहा। उसके बाद में ये था कि मुझे एक्टिंग में कुछ करना है। अच्छा। क्योंकि मॉडल बनने के बाद में आप एक्टर बनते हो, जो नेक्स्ट चीज़ होती है। जी। तो उसके बाद में मेरे एक दोस्त थे, तो महेश भट्ट के यहाँ बहुत उनका आना जाना था। जी। तो महेश भट्ट ने उनको बोला था कि तुम वर्ल्ड सिनेमा देखो, तो वर्ल्ड सिनेमा देखो तो तुमको एक्टिंग में बहुत वो हेल्प करेगा। जी। मैंने वर्ल्ड सिनेमा देखना शुरू किया। जर्मन फिल्म्स, इटालियन फिल्म्स, हॉलीवुड नहीं देखता था मैं। अच्छा। मैं देखता था पर्शियन फिल्म्स। तो वो बहुत ही सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्म्स होती थी कमाल की। मुझे इतना ज़्यादा शौक लग गया था वो फिल्में देखने का कि 2008 के बाद में मॉडलिंग को मैंने बहुत कम कर दिया था। सब करने के बाद में थोड़ा सा मैं फिर बोर होने लगा था उससे। जी। तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे भी एक्टिंग करनी है। लेकिन एक्टिंग से ज़्यादा ना मुझे उनकी राइटिंग, उनका डायरेक्शन, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। अच्छा। और मेरा जो था पूरा रुझान उधर जाने लगा डायरेक्शन की तरफ और राइटिंग मॉडलिंग। हाँ, मॉडलिंग से तो ऑप्शन था कि मैं एक्टर बनूं। मुझे एक ब्रेक मिला भी। मेरी एक फिल्म आई थी द अनसाउंड करके, 2013 में रिलीज़ हुई थी, काफ़ी बड़ी रिलीज़ हुई थी। तो जब मैं 2013 में मतलब स्क्रीन में खुद को देखा, तो मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब मेरे अंदर वो एक्टर वाली बात तो नहीं है। जी। मुझे खुद को रियलाइज हो गया। बड़ी बात बोल रहा है आप। हाँ। आदमी मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाता चीज़ों को। हाँ, कि मुझे ऑब्जर्वेशन तो मैं अच्छा कर पा रहा था, लेकिन प्रोजेक्शन नहीं था मेरा। जी जी जी। और एक्टिंग में क्या, प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो मेरे अंदर सब कुछ था, लेकिन वो बाहर आ नहीं पा रहा था। तो 2012-13 की बात है। तो फिर इरफान खान और ये मतलब जो अच्छे एक्टर्स हैं जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान के मैं इंटरव्यूज़ देखता था, तो मुझे लगा कि इन लोगों ने ना
10-10 साल प्रैक्टिसिंग एक्टिंग को दिया हुआ है। इन लोगों ने NSD किया हुआ है और इन लोगों ने 10-10 घंटा प्रैक्टिसेस की हुई हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें एक्टिंग में ऐसी होती हैं कि आपके अंदर होती हैं, आपको पता होता है आपको ऐसी एक्टिंग करनी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं होते हो तो वो चीज़ आपके चेहरे पे नहीं आ पाती है। मुझे लग गया था देख के कि नहीं यार, अगर मैं कल फिल्म बना रहा हूँ तो मैं इस लड़के को तो हीरो नहीं लूँगा। तो वो मेरा एक डिसाइसिव पॉइंट था और मैंने बहुत जल्दी कॉल ले लिया और मैंने इंस्टेंटली मैं बोला कि नहीं, मेरा ऑलरेडी, क्योंकि मेरा एक प्रोडक्शन का भी बैकग्राउंड था, मेरा एडिटिंग का भी बैकग्राउंड था, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं फिल्म बनाऊँगा। जी। मैं मॉडल था, मेरी एक रेपुटेशन थी, बहुत मतलब अच्छी रेपुटेशन थी वहाँ पे। तो मुझे ये था कि यार ऐसा ना हो कि मैं गलत फिल्म बना दूँ तो मेरा मॉडलिंग का भी काम चला जाए। जी जी, वो होता है। तो मैंने एक फिल्म बनाई थी दिल्ली 47 किलोमीटर। तो वो एक क्या होता था ना, वो जो ढाबास में जो प्रोस्टिट्यूशन होता है ना, उसके ऊपर थी कुछ। जी। तो मैंने एक बार ढाबे पे कुछ देखा था यहाँ पे, तो मुझे लगा कि यार उस पर फिल्म बनाते। मैंने एक फिल्म बनाई और मैंने इतना स्मार्टली वो फिल्म बनाई थी कि मैंने कोई भी एक्टर बॉम्बे से नहीं लिया था। अच्छा, डायरेक्शन में फर्स्ट मूवी? डायरेक्शन फर्स्ट थी। कैमरामैन भी मैंने अहमदाबाद से लिया था कि किसी को पता ना चले वहाँ पे कि मैं फिल्म बना रहा हूँ। और मैंने सारे गाँव वालों को कास्ट किया था उसके अंदर। एक दो एक्टर थे जो मेरे दोस्त थे, मैंने किसी को बोलना मत मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। मुझे मतलब मेरे दोस्तों के पैसे थे, मेरे पैसे थे, हम 3-4 लोगों ने मिलकर उसको फिल्म बनाया। अब वो फिल्म बनाने के बाद में वो फिल्म बहुत अच्छी बन गई जी। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, सब लोगों को बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी उसको अभी आगे क्या करना है उसका। तो एक BA पास करके एक फिल्म हिट हुई थी बहुत ज़्यादा जी एक टाइम में। तो मैं उसके जो प्रोड्यूसर थे उनके पास गया, मैं उनको बोला कि सर मैंने ऐसी फिल्म बनाई है और मैं चाहता हूँ कि आप रिलीज़ कर दो इसको। तो बोले दिखा सकते हो? मैंने कहा हाँ दिखा दो। फिल्म देखी उन्होंने, बोले यार बहुत अच्छी फिल्म बनाई है न्यू स्टार के साथ में, लेकिन न्यू स्टार कास्ट से तो मैं इसमें पैसा नहीं खर्चा कर पाऊंगा, लेकिन मुझे ना कुछ एक फिल्म बनानी है, तुम्हारे पास कोई सब्जेक्ट है जी? तो उस टाइम में एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के ऊपर मेरा एक सब्जेक्ट था। मैंने वहाँ बैठे बैठे कहानी ऐसी मेरे दिमाग में चली थी, मैंने सुना दी। बोले अच्छी लग रही है, तुम अगले हफ्ते आओ और सुना दो, मैं BA पास 2 का सीक्वल बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा। मेरे दिमाग में लगा था BA पास 2 की मॉडलिंग से एकदम BA पास 2 कैसे होगा वो। तो उसके बाद में मैं चला गया, मैं भूल गया जी। तो मैंने उनको बोला था सैटरडे आने वाला हूँ मैं। तो उनका मुझे फ्राइडे कॉल आया, बोलते कल तुम स्क्रिप्ट सुनाने वाले हो। मैं बोला अरे मैंने दिल्ली 47 जो बनाई थी तो मैंने खुद पर्सनल अपना पैसा था, कुछ ऐसा था नहीं मुझे इतना, और बहुत कम बजट में थी फिल्म, वो बहुत कम बजट में, तो मतलब ये था कि मैं अफोर्ड कर सकता था जी। अब मैं जिम में था, मैं घर भागने के बाद मैंने रात में बैठे कहानी लिखनी शुरू करी जी। तो ये पॉइंटर 1 2 3 4 5 और वो मेरे आसपास स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस थी, कुछ लोग थे, तो बहुत इजीली वो मुझे स्क्रीन प्ले में लिख दिया जी। तो अगले दिन गया, मैंने उनको सुनाया, मैंने कहा सर ये ऐसे ऐसे है। मुझे पता था कि पता नहीं क्या होगा, उनको इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा पसंद आया, तो BA पास 2 में मेरा लॉन्च हो गया एज अ राइटर डायरेक्टर, क्योंकि BA पास बड़ी मूवी, हाँ बड़ा फिल्म था उसका फ्रेंचाइजी, और मतलब एकदम ओवरनाइट चीज़ें चेंज हो गई। तो उसके बाद में मैंने पूरा फोकस करके देन स्टार्टेड कास्टिंग, फिल्म बनाई। वो फिल्म बहुत अच्छी चली, रिलीज़ हुई थिएटर्स में, 300 थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी, बहुत अच्छा बिजनेस किया। उसके बाद में नेटफ्लिक्स ने ले लिया उस फिल्म को जी। नेटफ्लिक्स, तो नेटफ्लिक्स पे 5 साल चली, अभी वो अमेजन प्राइम पे है फिल्म, वो हुआ। उसके बाद में BA पास 2 के बाद में फिर मुझे एक फिल्म मिली, किसी ने BA पास 2 देखी थी, तो वो मुझे कनाडा से कॉल आया एक, तो एक थे प्रोड्यूसर, तो मैं कनाडा शूट करने के लिए गया, राबिया एंड ओलिविया एक फिल्म जी। वो मूवी मैंने मतलब जी बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, हाँ। क्योंकि उसका ट्रेलर भी अगर देखो तो बड़ा इमोशनल सा टच दे रहा है। हाँ, तो उसको 13 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले फिल्म को। अच्छा। और वो 2023 में रिलीज हुई थी, लेकिन थोड़ा लेट रिलीज फिल्म हुई थी, हाँ 2022 सॉरी, उसमें रिलीज हुई थी, और टॉप 30 इंग्लिश फिल्म्स में आ गया था उसका। अच्छा। और पहले नंबर पे स्पीलबर्ग की फिल्म थी, और 23rd नंबर पे मेरी फिल्म थी, विच वॉज अ वेरी लो बजट फिल्म। तो उसके बाद में फिर मैंने एक फिल्म बनाई X और Y। तो वो मतलब बेसिकली वो सोशल मैसेज था उसमें कि लड़का या लड़की का जो जेंडर डिसाइड जो है ना, ये लड़की नहीं करती है, ये लड़के से आता है, X आएगा या Y आएगा, इस टाइप से था। तो शशि थरूर ने उसको ट्वीट किया था, अखिलेश यादव जी ने उसको ट्वीट किया था फिल्म को देखने के बाद में जी। और वो फिल्म 21 इंटरनेशनल अवार्ड जीती बेस्ट फिल्म, X और Y। और वो हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी, और हॉटस्टार पे वो फिल्म बहुत ज़्यादा कम बजट की फिल्म थी, लेकिन वो फिल्म 15 डेज तक नंबर 1 थी सारे OTTs पे, इंक्लूडिंग नेटफ्लिक्स, अमेजोन, सबको मिला के वो। तो दैट वाज लाइक अ बिगेस्ट लाइक अचीवमेंट मेरे अभी तक का जो था। तो अच्छा, उस टाइम पे फील क्या होता है जब आप देखते हो टॉप पे खुद को? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एक मॉडल रहा हूँ, मैंने मॉडलिंग किया है काफ़ी, और मैंने बहुत टॉप ब्रांड्स किए। बहुत टाइम तक तो मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि यार इज़ इट रियल, इज़ इट मतलब ये सब रियल हो रहा है क्या। लेकिन
इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि मतलब मैंने बहुत ज़्यादा वर्ल्ड सिनेमा देखा है मैंने, और क्योंकि मैं हसनपुर जैसी जगह से हूँ, तो हसनपुर मतलब एक बहुत ही रॉ और एक बहुत ही अलग तरह का शहर है। फिर यहाँ से बॉम्बे गया, बॉम्बे में मॉडलिंग की फील्ड देखी, मॉडलिंग के बाद में फिर मैं कनाडा में रहा जी, यूएस में रहा। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एज ए राइटर ना मेरे अंदर ना बहुत कुछ आ गया है। मुझे बहुत ज़्यादा कल्चर को मैं जानता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ मैं सभी लोगों से रिलेट कर लेता हूँ, हर तरह की चीज़ों से रिलेट कर लेता हूँ, तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं आता है जी। तो मेरे लिए कोई भी कल्चर शॉकिंग नहीं है जी। तो मेरी स्टोरीज जो बड़ी नेचुरल है, तो मैंने अपने आप को सीरियसली लेना चालू कर दिया उसके बाद। वैसे भी डायरेक्टर होने के लिए या स्क्रिप्ट राइटर होने के लिए रिलेट करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो बहुत, क्योंकि आप अपनी चीजें भी सामने वाले के ऊपर थोप नहीं सकते। नहीं, आप रिलेट करना भी जरूरी है उसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत जरूरी है, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। और मतलब ऐसा है कि मैं हसनपुर से हमेशा जुड़ा रहा, मतलब मैं कभी आउट ऑफ टच नहीं हुआ, मतलब मुझे बहुत पसंद है। तो मैं हसनपुर में आता हूँ तो एकदम बिल्कुल जी, मतलब अपने जैसा था उस टाइम में ऐसे ही रहता हूँ, वही दोस्त है, सब कुछ वही है। तो यहाँ से बहुत कुछ मिलता है, यहाँ बहुत डेप्थ है। और लोग, और सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो हसनपुर की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना, वो है यहाँ की शेरो शायरी। जो मतलब यहाँ लोग ना शेरो शायरी को समझते हैं, यहाँ का कल्चर है यहाँ, मतलब ये बड़ी कमाल की चीज़ है। और किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक शायरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायरी का बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारी बातें ना बहुत छोटे 2 वर्ड्स में आप ख़त्म कर देते हो जी। तो यहाँ का ये वो कल्चर था। तो एक नैयर खान साहब जी नैयर, मैं भी उनके पास गया था लास्ट मंथ ही लास वेगस में। तो मैं उनको बहुत थैंक्स बोला, क्योंकि वो उस टाइम में ना यहाँ पे 93, 94, 92 हमें याद है मुशायरे कराते थे जी। वो एक मुशायरा कराते थे और एक टूर्नामेंट कराते थे, क्रिकेट टूर्नामेंट। पूरे हिंदुस्तान के टॉप क्लास के शायर जो वहाँ पे आते थे जी। तो वो सब हम लोग सुनते थे पूरी रात बैठ के। तो वो एक बेस जो था ना, वो बड़ा कमाल का पड़ गया था ऐसा जी। मैं एक बात कहता हूँ कि इम्तियाज अली की मूवी और जॉन एलिया की शायरी, अरे जिसने समझ ली तो उसकी लाइफ सेट है फिर। अरे क्योंकि इम्तियाज सर की मूवी और जॉन साहब की शायरी हर किसी की समझ में नहीं आती। हाँ, ये तो खैर है। मैं इम्तियाज सर का और जॉन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा मानना यह है कि इम्तियाज सर की जो मूवी होती है वो एक हीरो की मूवी नहीं होती, वो उनकी मूवी होती है खुद की। ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि हाँ, डायरेक्टर कुछ दिखाना चाह रहा है और वो दिखा पा रहा है। तो इम्तियाज अली की मूवी और जॉन एली की शायरी जिसकी समझ में आ रहा है उसकी लाइफ सेट नहीं, लेकिन अब सबके समझ में सब आने लगा है, बिकॉज़ ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई। पहले क्या था ना कि बहुत लिमिटेड था, कुछ ही लोग थे जो किताबें पढ़ते थे जी। अभी क्या है, सोशल मीडिया की वजह से सबको सब ज्ञान हो गया है। आई थिंक अभी ऑडियंस बहुत ज़्यादा और बहुत वर्ल्ड सिनेमा देख रही है। ऑडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट नाउ जी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से कुछ इंडस्ट्री मतलब बैक हुई है? क्योंकि लोगों को जो है रील्स देख रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो, 1 मिनट में इतनी ज़बरदस्त चीज़ें मिल रही हैं कि 3 घंटे की या 2 घंटे 20 मिनट की जो मूवी अगर आदमी देखता है, तो उसको, अगर कोई एक्शन लवर है, किसी को एक्शन फिल्म देखनी है, अब सलमान खान सर है, उनकी मूवी देखनी है, तो उसको ये चाहिए कि 2 घंटे 20 मिनट तक लाते घूसे ही चलती रहे, तो देखता है, नहीं तो नहीं देखता। तो आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से इंडस्ट्री पे कुछ फ़र्क पड़ा है? नहीं, सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत ज़्यादा स्मार्ट कर दिया है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब ओके ठीक है, मैं आपकी फिल्म देख रहा हूँ, मैंने फिल्म बनाई है, और मुझे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ना, कुछ आप रूह के लिए होती हैं, कुछ आपकी आइज़ के लिए होती हैं। तो बहुत मासेस के लिए जो फिल्म बनती हैं, जो होती हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको सीधा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है जी। लेकिन कुछ लोग होते हैं थोड़ा एंटरटेनमेंट से परे होते हैं, जैसे तो उनको ना थोड़ा सा उनकी रूह के लिए चाहिए होती है फिल्में, तो वो एक अलग कैटेगरी है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है, हर तरह की फिल्में चलती हैं, वो फिल्में भी चलती हैं, ये फिल्में भी चलती हैं। और आज की डेट में मतलब अब जैसे एक अच्छी किताब और एक अच्छी फिल्म आदमी हर किसी को रिकमेंड करता है जी। पहले ज़माने में ये होता था कि एंटरटेनमेंट, मतलब एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ होता ही नहीं था जी। तो लोग जो थे, जो भी फिल्म आती थी, तो लोगों को ज़्यादातर फिल्में अच्छी लगती थी, लोग ज़्यादातर फिल्में देखते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड फिल्म बनानी पड़ेगी, मतलब आपको इतनी अच्छी फिल्म बनानी पड़ेगी कि जो सामने वाला लगे कि यार ये हमारे दिमाग से खिल के चला गया डायरेक्टर जी। यू हैव टू मेक अ फिल्म लाइक दैट, तो देन ओनली यू गोना सक्सीड। और मतलब अब ऑडियंस को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते जी। पहले ये था कि मूवी आई तो लोगों के दिमाग में ये था कि बस मूवी आई है भाई, मूवी देखनी है। लेकिन अभी ये है कि आई है, किस डायरेक्टर ने बनाई है। मतलब अब मैं देख रहा हूँ कि खैर आपके टाइम पे तो नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा है कि कोई भी मूवी ऑडियंस पूरी
प्रोडक्शन देख के देखती है कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन डायरेक्शन दे रहा है मूवी को। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है अब कि ऑडियंस के लिए कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा हो गया है प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए जो है माइंड, और फिर शॉर्ट्स मूवीज़ ने जो है माइंड आदमी का बहुत छोटा कर दिया है, क्योंकि 1 मिनट में इतनी चीज़ें हिट कर जाती हैं। और अभी जैसे देखो कि बहुत सी सीरीज है, बहुत बड़ी बड़ी सीरीज भी है, 5-5 सीजन लोग पूरे देखते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 3 घंटे की फिल्म है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बोर नहीं होने दे रही है, 3 घंटे भी देख लेंगे। 1 मिनट की चीज़ है, बोर कर रही है आपको, तो आप 1 मिनट भी नहीं देखोगे जी। तो डिपेंड करता है कि कंटेंट का कितना स्मार्टली बनाया है जी। उसको। अच्छा शदाब भाई, डायरेक्शन में या मॉडलिंग में आप गए, मॉडलिंग में क्योंकि आप मॉडलिंग का करियर तो आपका बहुत सक्सेसफुल रहा, हाँ। डायरेक्शन का भी सक्सेसफुली मानूंगा मैं, क्योंकि बड़ी बात है कि हाँ। मॉडलिंग से सीधा डायरेक्शन में जाना और मतलब अवार्ड्स लेना, 50 डेज तक टॉप रहना मूवी का, बड़ी बात है। तो इसमें मतलब फैमिली का तो सपोर्ट रहा होगा आपकी? और मेरी फैमिली ने बड़ी कमाल की थी ना, उन्होंने कभी सपोर्ट किया ना कभी वो मेरे खिलाफ गए। मतलब बहुत उनका एकदम था कि कुछ था ही नहीं, मतलब ठीक है व्हाटएवर यू वांट टू डू। जी जी जी। तो उनका कभी कुछ ऐसा इंटरफियर नहीं रहा किसी चीज़ में, पेरेंट्स का स्पेशली। तो उन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं, मतलब उनको इतना समझ में नहीं आता था, तो ठीक है जो भी है, उनका इतना ही कंसर्न रहता था कि तुम ठीक हो, बस दैट्स इट। मतलब अच्छा, अभी आपके जो मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ डिस्कस? हाँ जी। मैंने भी फिल्म की है, कनाडा में शूट करके आया अभी मैं, आई एम नो क्वीन। जी। बेसिकली वो फिल्म अभी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी सिलेक्ट हुई थी। अच्छा। TIFF में अभी जयपुर फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई जा रही है, दिल्ली में भी है वो अभी। जी। तो उसको करीब तकरीबन 15 फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई है फिल्म वो। जी। तो वो फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ से जो स्टूडेंट्स ज़मीनें बेच के कनाडा जा रहे हैं, जी। और वहाँ जाके क्योंकि जॉब्स नहीं है, क्योंकि फेक एजेंट्स के थ्रू चले तो जाते हैं वहाँ जाके जी। फंस रहे हैं वहाँ पे। जी। तो यहाँ से 60-70 लाख रुपए लेके खर्चा करके वहाँ पहुँचते हैं, जॉब्स ही नहीं है और एजुकेशन भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है, बोगस कॉलेजेस हैं। जी। तो लड़कियाँ कैसे प्रोस्टिट्यूशन में घुस रही हैं बिकॉज ऑफ ऑल दैट, इंडियंस गर्ल्स, पाकिस्तानी गर्ल्स, उसके ऊपर वो फिल्म है। तो अच्छा। बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है वो। तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में थी वो। अच्छा। अभी जयपुर फिल्म फेस्टिवल में, काफ़ी फेस्टिवल्स में चल रही है वो फिल्म अभी। तो वो नेक्स्ट है। प्लस एक मेरा एक सीरीज़ है उधमगढ़, जो मैंने इधर अपना वेस्टर्न यूपी के जो गैंगस्टर्स के ऊपर है ना, उसके ऊपर बनाया है। जी। 9 एपिसोड हैं। प्लस एक फैजुद्दीन सिद्दीकी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई, जी। उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की अधूरा ख्वाब। अच्छा। तो वो फेक IVF के ऊपर है, वो रिलीज पे है। जी। एक अभी राहुल देव, मुग्धा गोडसे के साथ में एक वेब सीरीज है, जी। 8th मैन, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, तो वो आने वाला है। भी 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो रिलीज, मतलब अभी है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो हाँ 4 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। हाँ। अच्छा, आपने मतलब हसनपुर के लिए सोचा है कुछ हमारे लोगों के लिए कि आप कोई सीरीज वगैरह या? हाँ हसनपुर में असल में थोड़ा सा यही है कि मैं हसनपुर में भी वेट कर रहा हूँ कि जी। बेसिकली क्या होता है ना, थोड़ा सा ना यहाँ पे रिसोर्सेज की भी कमी है। जी। तो जैसे मतलब अब वहाँ से अगर यूनिट आएगा तो यहाँ कहाँ ठहरेगा, कैसे हम लोग चीज़ें करेंगे। लेकिन एक प्रोजेक्ट है जो मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे शूट करने का। तो मैं चाहता हूँ हसनपुर के लड़कों को, लोगों को, यहाँ मतलब लड़कियों को, सबको मैं थोड़ा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करने की सोच रहा हूँ अभी तो। बट ये है कि थोड़ा सा कुछ हसनपुर के लोगों को भी थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। तो इतना मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं अभी क्या सीन है। तो मुझे ऐसा हसनपुर के लोगों में वो फायर नहीं लगती कि मतलब जैसे एक होता है ना कि नहीं यार मतलब उनको करना है, तो मुझे वो थोड़ी फायर की कमी नज़र आती है। मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि दे रियली वांट टू डू इट। तो या तो वो मतलब इंस्पायर्ड नहीं हो पा रहे हैं या क्या है, या मुझे रीज़न नहीं मालूम है। तो अभी तक हसनपुर के लोग जैसे मतलब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो ज़्यादा, जैसे तुम आए मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने बोला कि नहीं करना है, तो कोई ऐसा कुछ इतना इंटरेस्ट मुझे दिखता नहीं लोगों में यहाँ पे। जी। मतलब लोग मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब अभी मैं हूँ ऑलरेडी डायरेक्शन में हूँ, मैं चीज़ें कर रहा हूँ। मतलब मैं मॉडलिंग में ही बहुत लोगों को गाइड कर सकता हूँ, अगर किसी को करना है। मैं एक्टिंग में गाइड कर सकता हूँ। कोई मुझे ऐसा आता नहीं कोई मेरे पास में, ऑनेस्टली मैं बोलूँगा। हाँ होता है ऐसा कि ऐसा, हाँ तड़प नहीं लग नजर आती है, नजर आ जाती है वो। फिर आपकी तो नजर भी डायरेक्टर वाली है तो। और इसमें क्या होता है, थोड़ा जिद्दी होना पड़ता है, थोड़ा सा आपको लगना पड़ता है। कोई ऐसा दिखता भी नहीं मुझे कोई ऐसा, तो मतलब बट ठीक है, अगर मुझे कभी ऐसा पॉइंट लगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ शूट करूँगा। जी। साउथ की मूवीज जो हैं बॉलीवुड से ज़्यादा कलेक्शन कर रही हैं, और कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बॉलीवुड जो है अब वो कमाई की तरफ चल पड़ा है। मतलब उनकी जो निगाहें रहती है ना वो कलेक्शन पे रहती, तो वो पब्लिक को दे नहीं पा रहा है जो चाहिए ऑडियंस को। ऐसा होता है कि आप आए, बड़े बजट की फिल्म बना दी,
और वो फिल्म फ्लॉप हो गई, उसके अंदर है कुछ नहीं, लेकिन कमाई के चक्कर में वो फिल्म सीधी सीधी सी ऐसे ही परोस दी बड़े स्टार्स के साथ में। लेकिन साउथ ने कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड को नीचे कर दिया है? और नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब नीचे तो नहीं है, थोड़ा टाइम चल रहा है ऐसा। लेकिन साउथ की फिल्मों में मतलब साउथ में भी ऐसा नहीं है, साउथ में भी बहुत कम फिल्में चलती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फिल्में चलती हैं। जो फिल्में आपको दिख रही हैं वही चल रही हैं जी। अभी यहाँ पर भी, मतलब रेशो ऑलमोस्ट सेम ही है। बट हाँ, ऑफ कोर्स साउथ की फिल्मों में मेहनत ज़्यादा होती है और वो लोग थोड़ा सा जो मासेज है उसका थोड़ा सा नफ्स को ज़्यादा अच्छे से पकड़ पाएँ और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ कि ऑडियंस को क्या देखना है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मतलब चाहे वो मेरा एक पर्टिकुलर टाइप का टेस्ट है एज अ फिल्म मेकर, तो मैं वैसी ही फिल्में बनाऊंगा। तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो फिल्म वर्क करेगी नहीं करेगी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो मैं खुद का सेटिस्फेक्शन भी ज़रूरी है। वो मतलब मेजोरिटी में लोग ऐसा करते हैं जी, मेजोरिटी में ऐसा होता है। तो कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो अपने लिए फिल्में बनाते हैं, बेसिकली फिल्म मेकर्स जो होते हैं। तो ऑनेस्टली बोलूँ, ज़्यादा ऑडियंस का सोचते नहीं है कोई भी। अच्छा। अब कोई चीज़ ऑडियंस को अच्छी लग गई नहीं लगी, इस वो बहुत सिंपल है वो। जी। तो मतलब मतलब अगर मैं किसी फिल्म मेकर को बोला कि सर ये नहीं ये कर दो, तो दे वोंट लाइक इट, उनको नहीं समझ में आता है। जी। उनको जो अच्छा लगता है उनको वही करना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं सलमान सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जी। मैं 3 लोगों का फ़ैन हूँ, सलमान खान, जॉन एलिया और इम्तियाज़ अली। अमेजिंग। मैं बड़ा फ़ैन हूँ इन लोगों का। और मैं एक और विराट कोहली, 4 लोग। अरे ये ऐसे लोग हैं 4 कि मैं इनसे सेल्फी लेने के लिए 1 हफ्ते भी लाइन में लग सकता हूँ। अरे और अक्सर ऐसा होता है, अभी सलमान सर का सिकंदर का टीजर आया है। अच्छा। तो वो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने कम से कम वो टीजर 30 से 35 बार देखा है कंटिन्यू। तो मेरे भाई भी बोलने लगे, वो बोले भैया गाना थोड़ी है, ये टीजर है। तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो और सलमान सर का जो एक दबदबा है ना इंडस्ट्री पे और तो वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है मुझे। तो सलमान सर के बारे में अगर बात करें तो अभी उनकी किसी की जान आई थी, तो ये डायरेक्शन की वजह है जो अब थोड़ा सा डाउनफॉल है भाई का, या नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डाउनफॉल नहीं है। देखो भाई, सलमान खान, शाहरुख, आमिर खान, ये मतलब 35 40 साल हो गए, दे आर एंटरटेनिंग पीपल। तो वो लोगों की नसों में बस चुके हैं जी। बेसिकली। वो इतना ज़्यादा लोग आदी हो चुके हैं उनको देखने को, इतने ज़्यादा उन्हें कि एक जेन्युइन उन्होंने एंटरटेन किया, इतने सालों से एंटरटेन करते चले आ रहे हैं लोगों को। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तुम्हारे दिल में जगह बना मतलब बिठाई है उन्होंने, सभी के ऑडियंस के दिल में इतनी जगह है। और फिल्मों का बेसिकली क्या होता है कि मैंने बताया ना कि कोई रीज़न नहीं होता है। तो समटाइम वो लोग फिल्में बनाते हैं, वो कभी वर्क कर जाती हैं, कभी बहुत अच्छी फिल्में होती हैं नहीं चल पाती हैं, कभी इतनी अच्छी फिल्में नहीं होती हैं चल जाती हैं। तो फिल्मों का बड़ा कंडीशनल होता है, कंडीशंस होती हैं। वो जब जिस फिल्म को चलना होता है, कभी कभी लगता है यार इस फिल्म में इतना कुछ तो था नहीं जितना चल गई। वो कंडीशंस होती हैं, वो सिचुएशंस होती है, माहौल होता है, उसमें निकल जाती है फिल्म। मैं अगर बड़ी फिल्मों की बात करूँ तो उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। तो आई थिंक सभी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ही ज़्यादा फोकस रहता है उनका कि बहुत ज़्यादा है। जी हाँ। और अभी तो ये है कि टिकट्स बहुत महंगे हो गए हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो गए, लेकिन सलमान सर ध्यान रखते हैं सबका। क्योंकि अभी मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हमारे नंबर्स बहुत कम रहते हैं कलेक्शन के, क्योंकि उनके टिकट प्राइस कम रहते हैं। अच्छा। अदर्स के मुकाबले पे सलमान खान अपनी फिल्मों के टिकट के प्राइस कम रखते हैं, तो इस वजह से। लेकिन अब देखो सिकंदर आएगी, इंशाल्लाह हिट होगी। मैं कह रहा था, खैर कहना बोलना भी नहीं चाहिए, मैं कहा भाई रमजानों को दुआ करूंगा सिकंदर के लिए। हाँ यार, मुर्ग दोस्त डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। तो बाकी ये है कि देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अभी हमारी बैक कैमरा ही बात हो रही थी, आपने बताया कि आप जॉन साहब के भी जॉन साहब के फैन है। तो कमाल है पूरा, मतलब दुनिया में जॉन एलिया साहब को सुनने की कोई खास वजह, या बस उनकी शायरी पसंद है, या कभी कुछ ऐसा हुआ है जो जॉन एलिया के साथ? नहीं, जॉन एलिया के साथ में नहीं है। असल में उन्होंने बर्बादी को जितने अच्छे तरीके से ग्लैमराइज किया किसी ने नहीं किया जी। मतलब अगर आप बर्बाद हो और आप डिप्रेस हो तो आप इंजॉय करते हो उसको होना। ये मतलब पहली बार ऐसा है। और ज़्यादातर लोग मतलब ऐसे फेजेस आते हैं जब आपके बहुत डल मोमेंट्स होते हैं, आप हमेशा तो एकदम एनर्जेटिक फील नहीं करते, तो आपको लगता है यार हमसे भी बर्बाद कोई इंसान रह चुका है और उसने बर्बादी को एंजॉय किया है। और वो उनकी बर्बादी इस लेवल की है कि लोगों की ख्वाहिश है उस बर्बादी को जीने की, यार काश हम भी इतने बर्बाद हो जाते और ऐसी जिंदगी जीते। तो ऐसा मतलब वो कुछ कमाल ही करके चले गए। मतलब उन्होंने जो कर दिया ना,
वो कोई नहीं कर सकता, मतलब वो कुछ अलग ही था, हो गया या उन्होंने कर दिया वो कुछ पता नहीं। नहीं, और आई डोंट थिंक उन्होंने जानबूझ के किया है, वो तो जी, बहुत ही कमाल के जीनियस थे, वो आर्टिस्ट थे। जीनियस ही थे। वो कहते थे कि शेर जो है, लफ्ज जो है मेरे ऐसे तैरते हैं। जॉन साहब कहते थे कि लफ्ज मेरी आंखों के सामने ऐसे तैरते हैं, ऐसे बना देता हूँ मैं शेर। तो बड़ा ज़बरदस्त, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जॉन साहब का। लेकिन ये है कि उनकी शायरी तक ही अगर उनका फ़ैन रहा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर उनकी लाइफ स्टोरी देखो तो वो थोड़ी गड़बड़ की है। नहीं, लाइफ स्टोरी ज़्यादातर आर्टिस्टों की डिस्टर्ब हो ही जाती है जी। और उनकी आर्टिस्टों की डिस्टर्ब होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि मतलब वो अपने दिमाग में ही रहते हैं, अपने ख्यालों में रहते हैं, उनको पता नहीं। मतलब अगर कोई क्रिएटिव इंसान है जी। तो आप पहले पूरा कोर्स कर लो कि क्रिएटिव इंसान के साथ में रहना कैसे है, जी। तो उसके बाद में आप उसके साथ रिलेशनशिप में आओ, क्योंकि क्रिएटिव इंसान जो है ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। जी। क्योंकि उसको खुद को नहीं पता होता है वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, उसको खुद को कुछ नहीं पता होता है। जी। और आप किसी भी क्रिएटिव इंसान को ना एक बंधन में नहीं रख सकते उसको। आप ये नहीं बोल सकते कि यार तो सुबह 6 बजे उठ, रात को 10 बजे सो। वो कभी भी सोएगा, कभी भी उठेगा, और कभी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं वो लोग। अच्छे लोग होते हैं बट वो किसी को हार्म नहीं पहुँचाते। बट क्या होता है कि आप जब रिलेशनशिप में आते हो, साथ में होते हो, तो आपकी उम्मीदें बन जाती हैं सामने वाले से। और वो लोग कभी कभी उम्मीद से बहुत ज़्यादा कर देते हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं करते। तो आई थिंक जॉन साहब का नहीं, ज़्यादातर क्रिएटिव लोगों का ऐसा है। जी, मतलब हाँ, उनको बांध के नहीं रख सकते आप किसी भी चीज़ में। आपको बांध के मतलब एक डेली रूटीन वाली लाइफ जो होती है ना, वो नहीं जी सकते। नहीं जी सकते। मेरा पर्सनली मानना ये है, हालांकि मैंने अभी कुछ उखाड़ा नहीं है उखाड़ा ही बोलूंगा। नहीं, तुम बहुत लेकिन अच्छा फिर भी आदमी को ये सोचना चाहिए कि यार मुझे कुछ करना तो है। आप सोचो तो करने का, देना ना देना उसके हाथ में है, लेकिन आप एफर्ट तो लगा ही सकते हो अपने, तो एफर्ट लगाने चाहिए। वो बिल्कुल ठीक मानता हूँ मैं। क्रिएटिव हो आप तभी भी, और क्रिएटिव नहीं हो तभी भी, लेकिन आपको जो है रूटीन वाली लाइफ नहीं गुजारनी। हाँ, रूटीन वाली लाइफ मत गुजारना, लेकिन किसी रूटीन वाली लाइफ वाली लड़की से शादी मत कर लेना। अच्छा। मतलब जी। वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मतलब वो फिर अननेसेसरली कोई सफ़र क्यों करे आपकी वजह से। जी। और आप जो भी है अपने सामने वाले को बता के चलो कि मेरी ज़िंदगी है। तो ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर आर्टिस्ट की जो पर्सनल लाइफ है ना, वो डिस्टर्ब ज़्यादा होती है। अच्छा। तो वो एक डिस्टर्बेंस की वजह होती है। बाकी कोई भी जो ट्रू आर्टिस्ट है, उनको पैसे की, फेम की भी उनको नहीं पड़ी होती है। जी। उनको कुछ भी नहीं पड़ी होती। उनको जो करना है उनको वो करना है। वो फेम तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। मतलब वो उनको मिलना ही है। हाँ, वो तो मिलना ही है। तो जब चीज़ अच्छी काम करोगे तो करोगे, लेकिन वो फेम के लिए ट्रू आर्टिस्ट काम नहीं करता है। अच्छा शदाब भाई, यंगस्टर के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो एक्टिंग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे हम ही हो गए? क्योंकि मैं, मेरा भाई फैज़ान और एक और फैज़ान भाई, हम 3-4 लोगों ने मतलब कोशिश करी थी, और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि हमने स्क्रिप्ट भी 2-2 3-3 बार लिख ली, लेकिन हमें कोई बैक सपोर्ट नहीं मिल पाई। मतलब सपोर्टिव लोग तो हैं हमारे पास, लेकिन एक तो होती मुंह वाली सपोर्ट, बोल दिया हाँ बेटा करो आगे बढ़ोगे। लेकिन एक होती प्रैक्टिकली करके बताना या हेल्प देना कि हाँ तुम्हें ये चीज़ चाहिए तो यहाँ से आ जाओ। तो इस वजह से हम लोग काफ़ी, मतलब मुझे फील होता है कि पीछे रह गए, क्योंकि फैज़ान जो था बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग करता था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यंगस्टर के लिए आप क्या कहना चाहोगे, ऐसों के लिए जो अभी भी दबे हुए बैठे हैं? अच्छा जी। वेरी गुड। हाँ, देखो क्या होता है ना कि मेरे एक भाई का बेटा है, तो वो 100 में 100 मार्क्स लेके आता है हर बार। जी। जीनियस है वो। जी। तो मेरे भाई से बोलते हैं मैं बहुत डरता हूँ इससे। बोलते हैं क्यों? मैंने कि जीनियस है, और जीनियस लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादातर लेज़ी हो जाते हैं और आलसी हो जाते हैं। तो जीनियस के साथ में ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है। अच्छा। जो मैंने नॉर्मली देखा है। तो मुझे क्या लगता है कि एक विनोद कांबली थे और सचिन तेंदुलकर थे। जी। दोनों कमाल के प्लेयर्स थे, दोनों ने बराबर मेहनत की थी। सचिन तेंदुलकर कहाँ पहुँचे, विनोद कांबली कहाँ पहुँचे। तो सचिन तेंदुलकर के साथ में क्या था कि उनको ना जो बैटिंग थी ना बहुत नेचुरल आती थी, बहुत नेचुरल प्लेयर थे वो। कुछ चीज़ें क्या होती हैं ना कि आपके अंदर बहुत नेचुरल होती हैं। जी। मतलब आपके पास अगर डायरेक्शन है, जैसे मैंने बताया ना कि मैं एक्टिंग का अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास में, मैंने की भी काफ़ी फिल्मों में, लेकिन वो इतना नेचुरल नहीं है जितना डायरेक्शन और राइटिंग मेरे नेचुरल आती है। ज़्यादा डायरेक्शन आता है राइटिंग से भी ज़्यादा। जी। तो मेरा पूरा फोकस हर चीज़ में डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। जी। तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये आइडेंटिफाई करो अपने अंदर
कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट बहुत नेचुरल है। जी कर आप सब कुछ सकते हो, क्योंकि आज के दौर में टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपको सब कुछ करा देगी, लेकिन आप थक जाओगे। जी तो पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि यार मुझे एक्टिंग है। अब मुझे अगर एक्टिंग आती है तो अब एक्टिंग से कनेक्टेड चीज़ें क्या होती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी फिल्में देखो जिनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले, बाहर की फिल्में देखो, इंग्लिश फिल्म्स देखो, जी फॉरेन लैंग्वेज की फिल्में देखो, उन एक्टर्स को देखो कि उन सिचुएशन पर उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, क्या किया है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक छोटा मोटा थिएटर ग्रुप दिल्ली में यहाँ वो ये सब भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बेसिकली वही है कि आप, ये एक्टिंग का एक स्ट्रगल हो गया, डायरेक्शन का स्ट्रगल अलग है, राइटिंग का स्ट्रगल अलग है। राइटिंग है, आप रोज़ 3 घंटे राइटिंग करो, कुछ भी लिखो, आप लिखते रहो, बस लिखते रहो। जी एक बहुत बड़े शायर, एक बहुत बड़े राइटर हैं इरशाद कामिल, जी बहुत कमाल के गाने, जी, जी। आपने इम्तियाज़ अली सुना की है। सारी फिल्मों के गाने वही जी, लिखते इरशाद हैं। तो वो हमारे पड़ोसी थे बॉम्बे में, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर मुझे लिखने का बहुत शौक है, लेकिन रदीफ, काफिया, ये सब मुझे नहीं आता है। जी तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी राय दी थी कि बोले बेटा बस सिर्फ कपड़ा बनाओ, वो टी शर्ट बनानी है, शर्ट बनानी है, वो बाद में डिसाइड हो जाएगा। जी तो सिर्फ लिखते रहो, सिर्फ थॉट्स की, थॉट इम्पॉर्टेंट है। जी तो कोई भी फील्ड में जो होता है ना कि आपको उस वक्त में जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड सिर्फ उसी पे ही ध्यान दो और किसी और चीज़ पे ध्यान मत दो। जी खुद ब खुद चीज़ें तुम्हारे साथ में होने लगेंगी। जी मतलब मैंने एक किस्सा सुना था 2004 में, 2004 में, तो मुझे किसी ने बताया था कि एक नवाज नाम का एक लड़का है, वो 14 घंटे प्रैक्टिस करता है एक्टिंग के। अच्छा तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। मैंने कहा यार ऐसा कौन है? तो बोले यार पता नहीं, मतलब कुछ अलग ही है। कट्टू, मैंने एक कहानी फिल्म आई थी, आई थिंक 2012 में आई थी, तो उसमें एक सीबीआई ऑफिसर का कैरेक्टर था। जी तो जो मैंने फायर, जो मैंने एक प्रोजेक्शन देखा था एक एक्टर का, मुझे ऐसा लगा था कि ये एक्टर ने 100 फिल्में पहले की हुई हैं, और हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया नहीं था जब जी। तक, दूसरी तीसरी चौथी फिल्म थी उनकी वो। तो लेकिन ऐसा लग रहा था मुझे कि उन्होंने 100 फिल्में पहले की हुई जी। हैं। तो मैं रिकलेक्ट कर पाया कि 2004 में मैं किस्सा सुनता था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, 14-14 घंटे वो प्रैक्टिस करते थे, रिहर्सल करते थे। तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, और आप जो भी कर रहे हो आपसे अच्छा, मतलब ये कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको सबसे बेस्ट करना पड़ेगा, और वो उसके तरीके ही हैं, और तरीका ही नहीं है कोई और, जी कि आप उसको इतना पॉलिश करते रहो, किसी एक स्किल को पकड़ना पड़ेगा। आप मल्टीपल जगह भागोगे तो शायद चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हाँ ठीक है, बाद में फिर बहुत सी चीज़ें आदमी कर लेता है। जी तो जैसे मैंने एज ए मॉडल स्टार्ट किया, फिर मैं एक्टर भी बना, फिर मैं राइटर भी बना। मेरा खाली फोकस जो है डायरेक्शन पर रहता है, मतलब हालांकि तो मैं उससे भटकता नहीं हूँ। अभी ऐसा था कि मैंने तकरीबन 3 से 4 साल तक डेली में 4 से 5 फिल्में देखता था। अच्छा डेली 4 से 5 फिल्में, और मेरा कम से कम 5 साल तक चला है वो प्रोसेस डायरेक्शन में आने से पहले। जी तो मैं सब इंटरनेशनल फिल्म देखता था। मेरी भी लास्ट फिल्म थी, मेरा एक ड्रीम, मतलब मेरे टोटल अभी 35 इंटरनेशनल अवार्ड्स हो गए हैं जो मैंने विनिंग है। जी उसमें सबसे कमाल का तो टिफ में मेरी फिल्म सेलेक्ट हो गई थी, आई एम नो क्वीन। अच्छा या तो इस साल में तो टिफ में थी वो। तो अच्छा। हाँ, तो बेसिकली वही है कि आपकी जिधर एनर्जी फ्लो होती है उधर चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं आपके साथ में। बहुत ईजी है, बहुत अच्छा, मुश्किल नहीं है। वो 5 साल वाला पीरियड मतलब ऐसा नहीं था कि आप मतलब मूवी एंजॉय करने के लिए देख रहा हो, सीखने के लिए? नहीं, मैं इंजॉय भी बहुत करता था, enjoy उनको भी देखना करते भी थे, इंजॉय लेकिन- भी करता था, लेकिन वो इंजॉय करना शुरू किया था, लेकिन मतलब फिर मुझे लगने लगा था कि नहीं यार, आई थिंक ये बहुत सही है, मतलब ये सही तरीका है फिल्म मेकिंग सीखने फिल्म का। मेकिंग सीखने का। क्योंकि ऐसा होता है नहीं, अगर आदमी का दिल नहीं है किसी काम में या उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो एक वक्त तक, अभी आप मुझे मोटिवेट करके जाओ किसी चीज़ के लिए तो मैं देख के हाँ भाई मुझे मोटिवेट करेगा, मैं करूँगा। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना उसमें, तो मैं 2-3 या 1 महीने भर मोटिवेट रहूँगा, करूँगा चीज़ें, लेकिन उसके बाद में फिर पीछे हट जाऊँगा कि यार। लेकिन हाँ, अगर मुझे भी इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट के साथ में मुझे अगर थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए किसी का, तो फिर कुछ कर सकता हूँ मैं। तो आदमी का इंटरेस्ट भी चीज़ों के अंदर होना ज़रूरी है। मैं अगर किसी को मोटिवेट भी नहीं कर पाऊँ ना, तो मैं उसे डीमोटिवेट भी ना करूँ। अगर कोई किसी भी फील्ड में कुछ स्टार्ट करता है, मतलब एक्टिंग की लाइन में या सिंगिंग में या अपना नॉर्मली जो काम होता है वो भी, तो कहीं ना कहीं आदमी को उसके साथ में पॉजिटिविटी शेयर करनी चाहिए कि हाँ भाई करो, चीज़ें आपकी स्मूथली चलें। तो उससे ये होता है कि हाँ यार, इस लोग की, इसकी मुझे मोरल सपोर्ट तो है ही कम से कम। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लोग सपोर्ट करने की बजाय पीछे बात करने लगते हैं। अब जब वो पीछे बात करते हैं तो फिर देखो, मेरा पर्सनली मानना ये है कि आप किसी के बारे में अगर बात कर रहे हैं ना पीछे, तो वो उस तक 110% पहुंच जाएगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि इतने मजबूत लोग नहीं हैं अभी भी कि वो आपकी बात को मतलब छुपा के रख सकें। अगर मेरे बारे में कोई बुराई कर रहा है ना तीसरा बंदा, तो मुझ तक वो बात पहुंचनी है। हाँ, तो पॉजिटिविटी शेयर करनी चाहिए कि हाँ करो आगे,
अब मेरे साथ ही है तो मुझे अच्छे भी कमेंट्स आ रहा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अपलोडिंग नहीं हुई है, लेकिन मेरे लिए पॉजिटिव कमेंट भी है और पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं यार तुम, और उन्हीं के लोगों में से मुझ तक पहुंच रही हैं बातें। तो पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि मैं लोगों को पॉजिटिव सजेशन ही दूँ कि भाई करो आगे, आप भी बढ़ो। और नहीं हमें भी तुमने बढ़ने इतना बढ़िया सेटअप बनाया है, मैंने तुम्हारी एडिटिंग देखी, तुम सब कुछ एकदम परफेक्शन में कर रहे हो, और मतलब अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जी। क्योंकि ऐसे ही होता है यार, मतलब मेरे हिसाब से तो आई थिंक तुम 70% तो कर चुके हो। जी। क्योंकि 70% जो होता है वो किसी चीज़ की शुरुआत करनी होती है, उसका सेटअप करना होता है, सब कुछ करना है, बाकी तो सब खुद ब खुद होती रहेंगी। जी। अब मैं जैसे यहाँ पे आ गया, अभी तुम बॉम्बे अगर कभी आते हो या कुछ करते हो, मैं तुम्हारे से जितने भी एक्टर्स हैं मेरे दोस्त हैं, मैं सबके साथ मैं तुम्हारा करा सकता हूँ। मतलब बहुत सी चीज़ें मैं तुम्हारी नहीं कर सकता हूँ आज, क्योंकि तुमने शुरुआत की है। अगर शुरुआत ही नहीं करते, खाली बातें करते, तो शायद हम लोग ये बातचीत भी नहीं कर रहे होते। तो ऑलरेडी तुम्हारा बहुत आगे आ चुकी है। और एक बड़ी अच्छी कहावत है कि एक महान आदमी ही दूसरे को महान फील करवा सकता है। तो बेसिकली ये मोटिवेशन और ये सब चीज़ें हर किसी से एक्सपेक्ट करना भी बहुत सही नहीं है। और मतलब लोग, और एक बहुत बढ़िया एक डायरेक्टर थे, मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी मुझे एक बार कि शादाब, जो तुम्हारी प्रायोरिटीज़ हैं वो किसी और की नहीं होती हैं, जो तुम्हारी प्राथमिकताएं वो किसी और की नहीं हो सकती। जी। तो इस चीज़ को ना, इस चीज़ से आपको सुकून बहुत मिलता है जी। कि जो आपको चाहिए और जो आपको करना है वो हर किसी की जर्नी नहीं है, हर किसी की जर्नी अलग है। अब किसी को कश्मीर घूमने जाना है, तुमको सिंगर बनना है, तो वो एक अलग चीज़ है, उसको नहीं इतना चक्कर में पड़ना है, झमेले में नहीं पड़ना। सही बात, झमेला है, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। और कुछ लोग जो हैं वो ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग इसलिए भी तुमको डिमोटिवेट करते हैं, उनको लगता है यार बेचारा कहाँ चक्कर में पड़ रहा है जी, बिकॉज उन लोगों ने बहुत से लोगों की जर्नी देखी हुई होती है बहुत। और इसमें मेरी अगर BA Pass 2 देखोगे तो उसमें जो स्टोरी है ना, वो एक ऐसी एक्ट्रेस की है जो कभी उसका करियर बना ही नहीं जी। तो और लेकिन उसमें ये भी मेंशन किया क्यों नहीं बना, क्या गलतियाँ की थी जी। तो आप बहुत जिस प्रोफेशन में भी हो उसके अंदर आप पूरी तरह से एकदम परिपक्व, किसको बोलते हैं, एकदम मैच्योर्ड हो जाओ उसके अंदर 100% दे दो अपना, हाँ सब कुछ ही दे दो। और मतलब उसके अलावा कुछ और मत करो, मतलब ये हर जी वो तो चीज़ें होने लगेंगी आपके साथ में, ज़रूरी नहीं है आपको लिए कहाँ। हाँ, और दूसरी चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस शहर में हो, किस जगह पे हो जी। कभी कभी आपको जगहें भी चेंज करनी पड़ती हैं, कभी कभी आपको स्पेस आपको जाना तो पड़ता है, मूव करना पड़ता है, क्योंकि आपने बॉलीवुड को डायरेक्ट किया है और बाहर भी डायरेक्शन किया है। तो अगर आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मेरे लिए बहुत 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 और बहुत बड़ी बात है। तो मुझे इससे और मोटिवेशन मिलेगा, इंशाल्लाह मैं और मेहनत करूंगा। जहां तक तुम और आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा अगर आप आगे भी मुझे देखोगे तो। नहीं, क्योंकि जहां तक तुम आ गए हो ना, यहाँ तक नहीं आ पाते लोग, मतलब इतना नहीं कर पाते। मुझे मालूम है, मैं लोगों को देखता हूँ सिर्फ बातें करते हैं, प्लान्स होते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। तुमने आज पूरा सेटअप बना कर रखा हुआ है, चीज़ें की हुई हैं, तुम शूट कर रहे हो, तुम एडिट कर रहे हो, ये और अच्छा होगा, फिर और अच्छा होगा, फिर और अच्छा होगा, इंशाल्लाह विल बी समवेयर वन डे। मुझे पता है, लाइक आई एम वेरी होपफुल कि ऐसा होना ही है तुम्हारे साथ इंशाल्लाह। रुकना मत यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं जी, जहाँ तक तुम पहुँचे हो। अच्छा शादाब भाई, आपने एक्टिंग भी की है और स्टोरी भी आपने लिखी है और डायरेक्शन भी किया है। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट तो फिलहाल डायरेक्शन में ही है, लेकिन एक स्ट्रगल जो होता है वो डायरेक्शन में स्ट्रगल ज़्यादा होता है या एक्टिंग में स्ट्रगल ज़्यादा होता है? क्योंकि दोनों फील्ड तो एक ही हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रगल देखो तो अलग अलग है, दोनों की चीज़ें चेंज हैं। क्योंकि जहाँ तक भी मैं लोगों को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो हर किसी को एक्टर बनना है। आपने अभी बहुत अच्छी बात बोली थी कि आपको आपकी फिल्म के बाद में ये रियलाइज़ हो गया कि भाई मेरे अंदर जो है मैं वो बाहर नहीं दे पा रहा, तो मुझे जो है कुछ और रहना इसी में है, लेकिन कुछ और करना है। पता सब था, लेकिन वो प्रोजेक्शन हो नहीं पा रहा था, आ नहीं पा रहा था। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन अक्सर ऐसा होता है लोगों को सिर्फ एक्टर ही बनना है। मुझे आना है, मैंने बॉडी बना ली, मुझे तो भाई एक्टर बनना है। तो स्ट्रगल जो होता है वो एक्टिंग में ज़्यादा है या डायरेक्शन में ज़्यादा है? एक्टिंग में कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू डायरेक्शन, क्योंकि एक तो उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है जी, और ज़्यादातर लोगों को एक्टर बनना रहता है जी। तो और दूसरी चीज़ ये होती है कि एक्टर जो होता है ना, उसको बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एज ए डायरेक्टर गलतियाँ कर सकते हैं जी, हम लोग, बट वो लोग गलती नहीं कर सकते। वो जो एक इमोशंस है ना, वो नमक के जैसा है, वो कितना डालना है
वो बड़ा ज़रूरी है। वो नमक की रोटी ना बन जाए, जी जी जी, या खाली बिना नमक की रोटी ना बन जाए, नहीं ज़्यादा भी नहीं हो सकता और कम भी नहीं हो सकता। तो उनको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी। होता है। तो मेरे हिसाब से तो एक्टिंग में अगर आप देखो, बहुत लोग एक्टिंग कर रहे हैं, जी काफ़ी लोग हैं करते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो लेजेंड्स हैं, जिन्होंने बहुत मतलब उनके मंदिर बने हुए हैं, लोग उनको करते एंटरटेन करते हैं लोगों को। वो तो उनका 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 काम बहुत टफ है एक्टर्स का। एक्टिंग ईजी नहीं है। जी एक बहुत नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग करना, मतलब जहाँ पे आप हर चीज़ को बिलीवेबल दिखा दो, आप अलग अलग रोलों में घुसते हो, अलग अलग कैरेक्टर्स में जाते हो, तो आसान नहीं है वो। जी। अच्छा, एक्टिंग में भी तो ये है ना कि मतलब अगर मुझे एक्टिंग पसंद है तो मुझे बनना भी हीरो ही है। मतलब ऐसा है कि एक्टिंग करनी है और एक्टिंग में हीरो बनना है। अब अगर सब हीरो बनेंगे तो फिर विलन कौन बनेगा? तो अपने अपने आप को जो है आदमी को देख लेना चाहिए कि भाई मैं इसके लिए बनाऊं और मैं इसके लिए बनाऊं, क्योंकि डिसीजन जो है अगर आपने टाइम पे नहीं लिया तो फिर बेकार। नहीं, इसमें क्या होता है, आप मेहनत करो, आप वर्कआउट करो, और मतलब आप इंटरव्यूज़ देखो, जी आप यहाँ के बड़े एक्टर्स के इंटरव्यूज़ भी देखो, बाहर की उनकी क्या जर्नी रही है, क्या उन्होंने किया है। जी आप इतनी मेहनत करो, यू नेवर नो। और लोग डिसाइड करेंगे कि आपको हीरो बनाना है या विलन बनाना है या साइड आर्टिस्ट करना है, वो आपका काम नहीं होना चाहिए। आपका बेसिकली काम इतना ही होना चाहिए कि आपको आपका काम करना है, और आपका काम इतना ही है कि आपको खाली रिहर्सल कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सीख सकते हो, आप इतना ही कर सकते हो। इससे ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, खुद ब खुद होंगी चीज़ें। जी, लाइक डिसलाइक ऑडियंस पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, खुद ब खुद होती है बहुत सी चीज़ें। नहीं, ऑडियंस भी है, और वो, ये मैं एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। मतलब एक हम लोग ना बॉम्बे में, हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं, तो बिल्डिंग का कल्चर है। तो सुबह सुबह ना एक लड़का है, वो बहुत तेज़ी से वॉक करके बाहर जा रहा होता है। जी तो हमको पता होता है उसके हाथ में कुछ हो ना हो कि ये दूध वाला है। अच्छा। आपको पुलिस वाले का ये पता चल जाता है उसका, अगर भले ही वो प्लेन कपड़ों में, कि ये पुलिस वाला टाइप का है। जी 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 क्या होता है, आप जिस प्रोफेशन में होते हो और आप जो चीज़ें कर रहे होते हैं ना, वो पर्सनालिटी आपकी बन जाती है। मतलब अगर कोई गैंगस्टर है तो दिख जाता है, वो बोलता नहीं है कि मैं गैंगस्टर जी हूँ। जी कोई पॉलिटिशियन है तो आपको पता भी नहीं है, तो आप पता कर लो कि यार ये कुछ ऐसा पॉलिटिक्स से कुछ ऐसा कनेक्टेड होगा। तो हर चीज़ जो है ना, वो आपके अंदर उतर जाती है। जी जब आप उसको बहुत ज़्यादा शिद्दत से करते हो, तो हर चीज़ आपके अंदर होती है, जो फिर बाहर दिखने लगती है। जी और जब वो बाहर दिखने लगती है तो फिर मैजिक्स होते हैं, किसी भी फील्ड में हो आप। बड़ा अच्छी एक तुम्हारी बात पे ना, कि कोई मोटिवेट नहीं करता है, उसके लिए बड़ी कमाल की एक चीज़ एक मैंने कहीं सुनी थी, किसी ने, पता नहीं कोई मोटिवेशनल स्पीकर था, वो कहानी सुना रहा था कि एक बहुत मोटा सा लड़का था, वो कुएं में गिर गया, और एक पतले दुबले लड़के ने उसको खींच लिया रस्सी से, और वो गाँव में लेकर घूमने लगा कि मैंने उसको रस्सी से खींचा है। सब लोग बोले कि नहीं, तू खींच ही नहीं सकता, तू खींच ही नहीं सकता, तू कैसे खींच दे, इसका साइज़ देख, इसका साइज़ देख। तो एक बड़े मियाँ बैठे हुए थे जो बहुत एक्सपीरियंस थे, उनके पास लेके गए उसको, बच्चे को। बोलते यार ये ऐसे बोले, इस मोटे लड़के को इसने खींचा है, तुम्हें लगता है ऐसा किया होगा? बोले हाँ बिल्कुल कर लिया होगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि उस वक्त इसके पास वो बोलने वाला नहीं था कि तू नहीं खींच सकता। जी ठीक। तो अगर वो होता, मतलब वो उसे ना तो कोई अगर मोटिवेट करने वाला नहीं था तो डिमोटिवेट करने वाला आपको ज़रूरत ही नहीं है। और उसे जिंदगी में ये लगा उस टाइम पे कि इसको मैं ही बचा सकता हूँ, और उसने बचा लिया। और ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा समझ की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इनोसेंस चाहिए, मासूमियत चाहिए। जी आप लग जाओ जिद पे कि नहीं मैं कर लूँगा, और हो जाएगा। जी और बहुत सी चीज़ें लगेंगी, आपको लगेगा इस बीच में बहुत लोग आगे निकल रहे हैं, ये भी आगे निकल रहा है, वो भी आगे निकल रहा है, मैं वहीं का वहीं हूँ, बट वो ठीक है। और ठीक है, मतलब, और रिस्क है, आपने हर चीज़ में रिस्क लेते हो। रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान भी हो सकता है। जी तो आप तैयार रहो, बहादुर बनो, करेज रखो, जी बर्बाद होने के लिए भी तैयार रहो, और कामयाब तो हो गए तो ठीक ही है, कमाल है। जी आर्ट जो है ना, वो जैसे रेल रोड के बनाने के जैसा है, कब ख़त्म होगा तुमको पता नहीं, तुम्हारी आर्ट कब रिकग्नाइज होगी आपको नहीं पता है। जी आज चलो ठीक है, मुझे आज पर्सनली तुमने मेरा प्रोफाइल देखा है, चीज़ें देखी, मैंने इतना काम किया, सब कुछ किया, बट मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि हर आदमी मुझे पहचाने या जाने या मुझसे करे। ठीक है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपना काम, मुझे अब एंजॉय करना सोचो। आप बोलो यार ये तुम अभी हम लोग बातचीत करें, इसको एंजॉय करना सीखो। मतलब रिजल्ट, आउटपुट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, वो आपके बस में ही नहीं है, आपके कंट्रोल में ही नहीं है। और ट्रस्ट मी, लाइक आउटकम किसी के कंट्रोल में नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं मैंने ठाना था और मैंने कर लिया, वो लोग झूठ बोलते हैं। उनको भी नहीं पता कैसे हुआ है। अच्छा, उस डायरेक्शन में वो लोग बढ़े हैं, कैसे होता है किसी को नहीं पता होता है। जी आज बड़े से बड़े आप लेजेंड को, अगर आप भले ही वो लोग कुछ भी कैमरे के सामने बोलें, लेकिन बाहर कंडीशंस बनती हैं, सिचुएशंस बनती हैं, वो कब बनेंगी, कैसे बनेंगी, आपको नहीं पता है। तो अगर आपने जर्नी एंजॉय नहीं की नहीं, तो आप बहुत डिसअपॉइंट होने वाले हैं। आई मीन लाइक यू नो, अगर तुमने पूरे प्रोसेस को एंजॉय नहीं किया ना, अब प्रेशर मत लो आप। ठीक है, कोई फायदा नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं, ठीक है, जो भी होगा तो अपन देख लेंगे। तो उस पॉइंट, उस नज़रिए से काम करो। जी जी जी, मतलब ऐसा मेरा नहीं, आपकी बात से मैं
मतलब बिल्कुल 100% श्योर हूँ, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग हैं, सेलिब्रिटी हो गए या अलग अलग हो गए, तो एक सक्सेस होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद में माइक पे बैठकर बोलना आसान है हाँ, मेहनत करने से। आई नो। क्योंकि एक सक्सेसफुल आदमी जब चेयर पे बैठ के कोई बात बोलता है ना, तो वो फिर उसके मुंह से अच्छी लगती है। इसलिए आपकी बात बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ बनने के चक्कर में या सक्सेसफुल होने के चक्कर में इतना प्रेशर नहीं लेना कि इस इन्वायरमेंट को भी मैं या कोई भी मतलब अपने उस जर्नी को, उस प्रोसेस को बिल्कुल ऐसा हो जाए यार थक के चूर। प्रोसेस को एंजॉय करो। मतलब मैं कोई भी फिल्म बनाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो मैं उसकी प्रोसेस को बहुत एंजॉय करता हूँ। आउटपुट नहीं पता नहीं होता। मेरे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत माइंड ब्लोइंग है, बट किसी वजह से थोड़ा सा उनका कुछ आगे पीछे हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। जी तो ठीक है, जब होगा तब हो जाएगा। लेकिन मतलब वो प्रोसेस को एंजॉय, अगर आप आर्ट को आप ये सोच के करने की कोशिश कर रहे हो कि यार मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा, तो वो अप्रोच मेरे हिसाब से गलत है। जी बिकॉज मैंने बहुत लोगों को बहुत डिसअपॉइंट होते हुए देखा है इस तरीके जी। से। वो एंजॉय नहीं कर पाते। तो एक कैसा होता है ना कि जैसे एक टीचर है, वो अपना काम कर रहा है, एक क्लर्क है, वो अपना काम कर रहा है, एक नेता अपना काम कर रहा है, ऐसे आप अपना काम करो। मैं एक बड़ी अच्छी फेमस चीज़ है, मैं उस पर एक फिल्म बनाने वाला भी हूँ, कि इफ़ यू इंजॉइंग वेस्टिंग योर टाइम, इट्स नॉट द वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप टाइम वेस्ट करना एंजॉय कर रहे हो तो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है वो, आप एंजॉय कर रहे हो आप। तो बेसिकली आइडिया क्या है ज़िंदगी का? ज़िंदगी का सिर्फ आइडिया ये है कि आप एंजॉय करो, जी आप हर पल को जियो। ये बेसिक आइडिया है। मुझे पता नहीं ये स्ट्रगल वर्ल्ड आया कहाँ से है, कि स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया जी। मैं एंजॉय किया हर चीज़ को। तो आप एंजॉय करते रहो, एंजॉय करते करते आपको बहुत सी चीज़ें होंगी जो तुमको लग रहा है ना, वो एक बाय प्रोडक्ट होता है, फिर वो इकट्ठी हो जाती हैं, फिर कुछ बन जाता है। तो लेकिन बहुत सी चीज़ें जैसे मतलब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि कितना लोग मुझे जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं, कितना फेमस हूँ, कितने पैसे हैं। मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं अगर मतलब कोई फिल्म नहीं बना रहा हूँ कि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं शेर व शायरी शुरू कर देता हूँ लिखने। मैं शेर लिखता हूँ जी। मैं कुछ भी थॉट्स लिखने चालू कर देता हूँ, मुझे उसमें मज़ा आने लगता है। तो आपको द आइडिया है कि मज़ा आना चाहिए जी, इंजॉय करना चाहिए आपको हर मोमेंट को। नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना कि जब मैंने एक्स और वाई बनाई थी, वो आई थिंक उसने 500 करोड़ की फिल्मों को कंपटीशन दे दिया था, और वो पीनट्स में बनाई थी। मैं बजट बताऊंगा तुमको, मैं 40-50 लाख की फिल्म थी वो। उसने 500 की फिल्मों को उसने नंबर 1 पे चली, और 15 दिन चली, ऑन रिकॉर्ड है वो। मुझे नहीं पता था, बट मैं इतना एंजॉय किया था ना मैंने उस फिल्म को बनाने में, मैंने बहुत, मुझे मज़ा आता था। बनाई करी, रिलीज़ कर दिया, वो उसका रिजल्ट खुद ब खुद आए जी। तो मैं अपने, और मुझे क्या था कि वो मेरे जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने मुझसे बोला था कि हमें यार 15 मिनट की फिल्म बनानी है। अच्छा। तो 50 मिनट की फिल्म जो है ना, वो फिल्म कैटेगरी में आती है, तो फिल्म मानी जाती है जो 50 मिनट की होती है। मैंने इतना एंजॉय किया था, उनको पता भी नहीं था मैंने 50 मिनट की फिल्म बना दी, और किसी को भी नहीं पता था, एक्टर्स को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि मैं कर क्या रहा हूँ मैं। बट मैं इतना एंजॉय कर रहा था, वो सीन इतना एंजॉय कर रहा था, कुछ रियलिस्टिक टाइप की कुछ चीज़ें थी जी। तो वो बन गई फिल्म, और वो चली भी। तो वो मेरे हाथ में नहीं था, मतलब क्योंकि आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपके बाहर की चीज़ें हैं, तो उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल कुछ भी नहीं करना होता है आपको। तो आप खाली अपनी चीज़ें हैं कि हाँ ठीक है, सुबह उठना है यार, ये करना है, ये करना है, एंजॉय करना है, मज़े करने, ये करने। और किसी को भी बुलाओ, किसी के भी इंटरव्यूज़ लो, इंटरेस्टिंग आदमी हो, ज़रूरी नहीं है कि उसे सेलिब्रिटी होना चाहिए। जी। मेरे हसनपुर में तुम्हारे बहुत से शायर हैं, उनको भी करो, आप सबको प्लेटफॉर्म दो, और बिल्कुल एकदम फुल चलो आगे बढ़ जाओ, करो, आप सब लोगों को करो, इंटरेस्टिंग बातचीत रखो, लोगों की चीज़ें, ज़िंदगी। क्योंकि पॉडकास्ट का मतलब यही होता है कि भाई आप लोग आपको देख रहे हैं तो लोगों को कुछ सीखने को मिलना चाहिए, और हर आदमी के पास कुछ ना कुछ है बताने के लिए। आज के पॉडकास्ट से लोग क्या, मैं खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीख चुका हूँ, क्योंकि आज ऑडियंस का तो इंशाल्लाह ऑडियंस को भी जरूर मिलेगा, लेकिन मुझे भी बहुत एक बड़ी प्यारा ओशो का एक लाइन है कि बात इतनी है कि ना कोई बात होती है। जी। तो बेसिकली जब आप मतलब हम तो खैर अभी हमारी एज हो गई, तो हम लाइक 45 नाउ। काश ये बात बहुत पहले समझ में आ गई होती तो और मज़ा आता, मतलब कि यार मोमेंट्स हैं, हमें कुछ नहीं पता अगले पल क्या होने वाला, हमको नहीं मालूम है कैसे होगा, क्या होगा। बस ये है कि जो वक्त जो मन को अच्छा लग रहा है करते रहो जी, और आगे बढ़ते रहो, वो बस यही है और कुछ नहीं है जी। मतलब सक्सेस बोलो इसको या जो भी बोलो, मतलब आई थिंक सक्सेस से ज़्यादा ये है कि लिविंग लाइफ टाइप का है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुसाइड करते हैं जी, बड़े बड़े टॉप क्लास के रिच लोग सुसाइड करते हैं, क्यों पता नहीं, मैं समझ में नहीं आता है। मतलब उसका रीज़न शायद कहीं ना कहीं ये है कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं चीज़ों से, उस हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं,
उम्मीद रखो ही मत। जी अभी ये बातचीत एंजॉय करो, इसको एंजॉय करो, जी। बाहर सिगरेट पीने जाओगे तो सिगरेट एंजॉय करो, फिर मतलब आई थिंक हर मोमेंट को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा शदाब भाई, आपने बताया अभी कि मतलब आप खाली वक्त में शायरियाँ लिखते हो, शायरी शेर व शायरी भी लिखते हो, तो ऐसा कुछ जो ऑडियंस के लिए। अच्छा, और एक चीज़ और के मतलब आप जो शायरी करते हो, ज़्यादा करते हो कम करते हो ये तो नहीं, लेकिन मोहब्बत पे शायरी आपको ज़्यादा पसंद है या माहौल पे, हालात मुझे पे? मुझे जिंदगी पे और हालात पे, जिंदगी पे ज़्यादा अच्छी जी। लगती है, मतलब बहुत अच्छी लगती है, अच्छा, मतलब कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी पे, जिंदगी पे, मतलब लोगों की जो समझ होती है ना उसके ऊपर। जैसे मैं, जी। मतलब मेरा एक शेर था कि बात शुरू होते ही ख़त्म हो गई, खामोश रहते तो गुफ्तगू लंबी होती। वाह वाह। तो मतलब मेरा एक बड़ा एक इसमें सरकाज़म है, इसमें बहुत जी। कुछ है कि आज की एक, मैंने भी फिर एक बीच में लिखा था कि रिश्ते बखूबी निभा रहे हो, पागल हो या बना रहे हो। क्या कहने। तो अभी भी कल ही कुछ लिखा था मैंने कि याद आए तो दिल को इतना समझाना, याद आए तो दिल को इतना समझाना, पत्तों का भी था पेड़ों से बहुत याराना। मैं जॉन साहब को पसंद करता हूँ, अरे और जॉन एलिया साहब की तो शायरी सब, मेरा मानना ये है पर्सनली कि शायर जो होता है अगर कोई मोहब्बत पे भी शायरी करता है तो फिर सिर्फ एक कैटेगरी पे शायरी करता हो। मोहब्बत के भी शायर बहुत हैं जो मोहब्बत पे लिखते हैं, लेकिन उनके पास एक कैटेगरी होती है वो जो वो खुद रिलेट करते हैं। हाँ यानी किसी ने अगर एक तरफा मोहब्बत करी हो तो उनकी सारी शायरी आप उठाओगे ऊपर से लेकर नीचे तक तो एक तरफा मोहब्बत पे ख़त्म हो जाएगी। जी जी जी। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि जॉन एलिया साहब की शायरी से हर किस्म का आशिक अपने लिए कुछ ना कुछ ले लेगा। एक तरफा मोहब्बत हो, दो तरफा मोहब्बत हो, आपको महबूब आपको छोड़ के चला गया, मतलब जॉन एलिया साहब एक ऐसा खजाना है लोगों के लिए जो उनको समझ गया कि कुछ ना कुछ उनसे रिलेट कर लेगा। और एक तरफा मोहब्बत तो खैर, हाँ एक तरफा मोहब्बत भी है, और हाँ मतलब देखो, मतलब जॉन साहब को सुन के ही ख़त्म कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। जी क्योंकि देखो जिस टाइम जॉन साहब थे ना, उस टाइम ना तो इंटरनेट था, ना इतना आदमी प्रोग्रेसिव था, जी। एक तरह की चीज़ें थी, और जो काम मजहब कल्चर 2 3 4 5 हज़ार से करते चले आ रहे थे, इंटरनेट ने 3 4 साल में ख़त्म कर दिया, जी, उड़ा डाला है उसको। उड़ा डाला है बिल्कुल। तो अभी ना वो बातें रही हैं, ना वो अब जज्बात रहे हैं, ना वो अब चीज़ें रही हैं। जी तो अब सिंपल सी बात है कि आपको वक्त के साथ में बदलना पड़ेगा। जी। ठीक है, हालात के साथ में बदलना पड़ेगा। तो बहुत से लोगों को मोहब्बत होती है, दिल टूटता है, जी दिल टूटता है, लोग चले जाते हैं। जी। दिल जो है आदमी का बड़ा आजकल नाजुक है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि सब लोगों के तो दिल टूटे हुए हैं। वाह। मतलब खैर बोलनी भी चाहिए नहीं, जितने भी लड़के हैं सबको मोहब्बत हुई हुई है, वाह। सबके तो दिल टूटे हुए हैं। और उधर आप लड़कियों की तरफ जाओ तो वहां भी सबके दिल टूटे हुए हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि दिल फिर तोड़ मर रहा है जब उधर भी ये हाल है और इधर भी ये हाल है, तो कहीं ना कहीं मोहब्बत, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मोहब्बत होती है या मोहब्बत थोपी जाती है, या क्या चीज मोहब्बत क्या है? कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप किसी के साथ में 2 महीने रह लिए या 1 साल रह लिए, लेकिन आपकी तरफ से तो मोहब्बत है। सामने वाला अगर आपको ये बोल दे कि तुम्हें सिर्फ अट्रैक्शन तो वहां पे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। देखो एक कहावत होती है, डर और ज़रूरत, जी ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। जी तो डर हो या ज़रूरत हो, जी बेसिकली क्या हो जाता है कि लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब आप किसी के साथ में मोहब्बत में होते हो तो आप अपने आप को पूरी तरह से भूल जाते हो। जी अब मैं पता नहीं थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, असल में क्या है ना, ये बहुत ये ना ये हंटर गैदर, मतलब 5,000 साल पुरानी कहानी है। जी तो 5,000 साल से मैं अगर लड़कों को बोलूँ तो वहाँ पे ना हंटिंग होती थी। अच्छा। तो जो सबसे अच्छी हंटिंग करता था ना, तो सबसे ज़्यादा लड़कियाँ उसको पसंद करती थी। अगर आप जानवरों को देख रहे हो, जो जानवर ज़्यादा एग्रेसिव है, जी जो पंछी ज़्यादा एग्रेसिव है, उसके आजू बाजू में उनको ज़्यादा फीमेल जो है वो नज़र आती हैं। जी तो बेसिकली जो वुमेन का अट्रैक्शन है ना, जी। वो ज़्यादातर उन मेल्स के लिए ज़्यादा जाता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा। जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और जिनको ज़िंदगी में कुछ करना है, कांस्टेंट करना है। जी एक लड़की आप पे इम्प्रेस होती है बहुत अच्छे से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको देखती है कि हाँ यार ये इसमें कोई बात है।
जी जब वो आपको जानने लगती है तो आप सब कुछ छोड़ देते हो, अपनी ज़िंदगी का प्रोग्रेशन सारा छोड़ देते हो, और तुम पूरी तरह से उस लड़की के प्यार में डूब नीचे जाते जाते हो। और ये लड़की को भी नहीं पता होता है साइकोलॉजिकली। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मतलब विराट कोहली को छक्के मारने पड़ेंगे, उसको सेंचुरीज मारनी पड़ेंगी, जी जो भी उनकी मोहतरमा है उनके इसमें इंप्रेशन देने के लिए। तो आपको अगर आप आदमी हो, आपकी जो प्राइमरी ड्यूटी है वो वॉरियर वाली ड्यूटी है आपकी, आपको फतह करनी ही पड़ेंगी जी अगर आप चाहते हो। ये ज़्यादातर मेजोरिटी ऐसी होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है। उस केस में भी लड़कियां आपको छोड़ के चली जाती हैं, या तो उसमें ठीक है, आपको बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि नहीं यार अच्छी बात है, कोई इंसान आता है ज़िंदगी में, बहुत लोग आते हैं, जो मेरा मानना है हर इंसान आता है, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हेल्प करता है और आप थोड़ा आगे बढ़ते हो। इस तरह से ज़िंदगी चलती है। वो एक मतलब मोहब्बत 5, 6, 7 बार भी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब होती रहनी चाहिए मतलब। और एक टाइम ऐसा आएगा, हर किसी की लाइफ में आ जाता है कि वो स्टेज थोड़ी बहुत आगे की है और बहुत सूफी स्टेज है कि जहाँ पे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जी यू डोंट केयर। आप अपने आप को इतना एंजॉय करने लगते हो ना, जब अपने आप में जब आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं ना, तो बेसिकली फिर आपको इतनी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आपको इतना नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसके लिए आपको खुद को बहुत ज़्यादा मैच्योर होना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान तो लेना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, उस स्टेज पे आने के लिए। और थोड़े हार्मोन्स के भी चक्कर होते हैं कि अलग अलग स्टेज के अलग अलग हार्मोन्स रहते हैं। तो एक्चुअली समझने का है बस ये कि बेसिकली एज अ मैन, मैं तो आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, और मैं फीमेल के लिए भी ऐसा सोचता हूँ कि यार अपने काम में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अपनी पर्सनैलिटी निखारते रहो, अपने आप को चमकाते रहो, अपना ज्ञान बढ़ाते रहो, मतलब ये सब करते रहना चाहिए। जी तो आपको ना इन सब चीज़ों का इतना असर पड़ता नहीं है। ज़्यादातर रिलेशनशिप में जब आप ब्रेकअप होते हैं ना आपके, तो आपको लगता है फक, इतना वक्त मैंने चला गया इसके पीछे, मैं क्या क्या कर सकता था। तो वो नौबत आनी मत दो ना जी आप लिमिटेड टाइम दो जिसको भी देना है। तो अगर आपको लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी के 4-5 साल चले गए लेकिन मेरी प्रोग्रेस भी हुई है 4-5 साल में, तो आपको तकलीफ इतनी ज़्यादा नहीं होगी। जी आपको ना वो गिल्ट में चले जाते हो आप, जी यार कितना वक्त चला गया। वो बहुत से मिक्स अलग टाइम लगता है, नहीं निकलने में लगता है, लगता है यार मैं इतना वक्त चला गया, मैंने इतना वक्त दे दिया इस लड़की को या इस लड़के को, नहीं तो जिंदगी को तो अगर, लेकिन आपने अगर 4-5 साल में अपने आप के अंदर निखार लेके आए हो ना, अगर आप जी पहली बात तो मुझे लगता नहीं है कि वो लड़का या लड़की आपको छोड़ेगा, जी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव लोगों को कोई नहीं छोड़ता है। जी और या तो आपको लगा, और अगर छोड़ के चला भी गया तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट में मैं बता रहा हूँ, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। लेकिन अगर वो लड़का उसके आने के चक्कर में अपना प्रोग्रेस छोड़ दे तो फिर दिक्कत हो जाती है, खत्म हो जाता है ना फिर उसके बाद में, फिर उसको और गिल्ट उसका में छोड़ के जाना भी फिर जायज़ है 100% चले, मतलब क्योंकि तो वो बने ही ऐसे है ना, वो डिज़ाइन ही ऐसे ऊपर वाले की तरफ से कि वो द वुमन विल ऑलवेज, लड़कियां हमेशा चूज करती हैं वो लोग जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं जी, वो उनके नेचर में है, आपको समझना पड़ेगा उनका नेचर। तो अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है तो वो आपको देखना चाहती हैं कि ये और प्रोग्रेस करें, भले वो आपको बोलें कि तुम टाइम नहीं देते हो, वक्त नहीं देते हो, वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप नीचे आ रहे हो ना रिलेशनशिप में, मतलब अगर आपकी प्रोग्रेस रुक गई है, उनको भी नहीं पता है, ये सबकॉन्शियसली उनको भी नहीं मालूम है लड़कियों को या कि क्या हो रहा है। इससे सेम टाइम ये चीज़ लड़कियों के साथ में भी होती है। लड़के जो होते हैं ना, सडनली लड़की मोहब्बत में हो जाती है, अपना ख्याल रखना बंद कर देगी, अपने आप को ग्रूम करना बंद कर देती हैं, वो अपना ज्ञान लिमिट कर देती हैं। तो वो उनको, लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है कि वो नई नई कलाएँ सीखें, नई नई चीज़ें सीखें, प्रोग्रेसिव बने, कुछ थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाएं चीज़ों को लेकर। तो इंसान जो है ना वो इस तरह से डिज़ाइन है कि उसको वही, सपोज तुम 3 साल बाद मिलूँ, मैं तुमको लगा यार शादाब भाई ने कोई फिल्म नहीं बनाई है, तो तुम्हारा वो मेरे पास नहीं रहेगा वो जी, जो एक रिस्पेक्ट है, बिकॉज आप एक दूसरे से सीख रहे हो, आप मोटिवेट होना चाहते हो, आप बोलते नहीं हो, लेकिन मतलब आज का तो टाइम ऐसा है कि आई थिंक लड़का हो या लड़की हो, सबको अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। अच्छा, निखार लेके आना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन में निखार लेके आना चाहिए, अपनी बातचीत में वो मिठास पैदा करनी चाहिए, वो नॉलेज बढ़ानी चाहिए, वो चीज़ों को सीखना चाहिए, और इतना कुछ अवेलेबल है सीखने के लिए। अब लोग गॉसिप में लगे हुए हैं, लोग पता नहीं कहाँ यहाँ वहाँ घूमने के लिए पता नहीं निकल जाते हैं, मतलब चीप थ्रिल्स में लोग ज़्यादा हैं जी, छोटी छोटी चीज़ों में एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन वो चीप मतलब बहुत उस पे है, वो सब वो है। तो लेकिन ये है कि
आपकी बात बिल्कुल ठीक है जो आपने अभी बताई कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे, ये करेंगे, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं आपका प्रोग्रेस रुक गया, हाँ हम दोनों पर ही अगर हम बात लें, या आप मुझसे कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आप करो ये, लेकिन मैं अगर कहीं ना कहीं रुक गया तो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। होती और है। जब इस रिलेशन में हो सकती है डिसअपॉइंटमेंट, तो फिर वो तो एक हाँ ऑफ कोर्स बड़ा जबरदस्त रिलेशनशिप बड़ा होता है। जबरदस्त है, और ये किसी को पता नहीं होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि यार मैं इस इंसान से क्यों बोर होने लगा हूँ। वो इंसान से आप इसलिए बोर होने लगे, इस इंसान ने पूरी तरीके से सीखना बंद कर दिया। तो सब में कमियां होती हैं, सब में गुस्सा होता है, सब में बहुत कमियां होती हैं, लेकिन वो सारी कमियां आपको आइडेंटिफाई करनी है, उनको दूर करनी है। जी। आपको एक सिविलाइज इंसान बनना है, आपको वो काम करता ही नहीं है कोई इन सब चीज़ों के ऊपर। हाँ, बाकी ये है कि मोहब्बत जो है आदमी को, मेरा मानना यह है कि वो आदमी अधूरा है अपनी ज़िंदगी के अंदर जिसने मोहब्बत नहीं करी। पर्सनली मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहब्बत करने के बाद में जो आपके अंदर एक मेजोरिटी आती है ना चीज़ों को देखने की, मतलब पूरा सीन चेंज हो जाता है। हाँ हाँ मेरी नज़र में तो ऐसा होता, पूरा सीन चेंज हो जाता है, सब कुछ आपको जो है ना बड़ा बढ़िया साफ साफ दिखने लगता है मोहब्बत होने के बाद में। मोहब्बत होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मतलब मोहब्बत में ब्रेकअप के बाद में या मोहब्बत के अंदर नहीं, ऐसा होता है? मोहब्बत में ब्रेकअप के बाद में। अच्छा ब्रेकअप के जो बाद। वो एक फेस होता है ना आपका, जो स्टार्टिंग के जो चंद महीने होते हैं, नहीं लेकिन वो जो सिखा के जाते हैं आपको, क्योंकि उस वो इतना बेड मतलब फेस इतना खराब होता है वो आदमी का कि उसमें चीजें पूरी दुनिया जो है ना बढ़िया करके दिख जाती है। शर्त उसमें एक है कि अगर आप नशा ना करो, नशा ना करो। अगर उसमें नशा नहीं किया ना, तो वो आप एक वो इतना बड़ा दुख होता है ना, वो आई थिंक वो पेन ऐसा होता है ना कि अगर आप उससे, अब जिंदगी क्या है, अलग अलग दुखों से निकल के आने का नाम तो जिंदगी है भाई। आप मुझे खैर कुछ पर्सनल चीज़ें वो तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स का इंतकाल हुआ, मतलब बैक टू बैक चले गए वो दुनिया से जी। कुछ और भी पर्सनल बहुत सी चीज़ें हुई, मतलब ऐसा था कि मतलब पूरी तरह से तोड़ना मड़ोड़ना, लेकिन वो दुख थे, वो अलग अलग स्टेजेस थे। तो अब लगता है अब कौन सा दुख बचा है, जब सारे दुख हो गए और आपने उसमें नशा नहीं किया, आपने अपने आप को बेहोशी की हालत में नहीं आए ना, तो फिर आप रियली इंजॉय करना शुरू कर देते हो। तो आप हर मोमेंट इंजॉय करते हो उसके बाद में। नहीं मतलब आपको ना वो एक सीरीज होती है जबरदस्त। मतलब मैं हकीकत बात बता रहा हूँ कि मैं अब इंजॉय कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट को, क्योंकि बस बहुत बहुत शुक्रिया आप आने के लिए। अरे मुझे भी बहुत मजा आया, मैं बहुत दिल से बात कर पाया। जो बात है नहीं, जो मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं ना कहीं आप मुझे समझाने के लिए तरफ से दे रहे हो कि बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और बिल्कुल मैं आपकी हर बात से 100% श्योर हूँ कि मोहब्बत में आदमी को नशा अगर नहीं कर रहा हो तो फिर चीजें अलग किस्म से सीखते हैं। वो क्या होता है, कोई भी दुख आता है ना तो आदमी नशे में चला जाता है जी। और वो नशे में चला जाता है, बेहोशी चली जाती है, दुख तो कहीं गया ही नहीं, वो दुख से आप ऊपर आ ही नहीं पाए जी। तो बेसिकली आया इसलिए था कि आपको और स्ट्रांग बनाया, आपको और वो बनाया, आप तो उलझा दिया आपने अपने आप को जी। तो आपने उसको वो कर दिया, वो फिर बार बार वो होता रहेगा, तो आपकी पूरी जिंदगी पूरी वो हो जाती है। जी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो ब्रेकअप के बाद में अगर आदमी निकलना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बिल्कुल आपकी बात आपने कहा कि नशे में पड़ जाता है, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनका ब्रेकअप हो गया और उन्होंने उसे दुनिया मान के अपना बिल्कुल सब कुछ बोरिया बिस्तर बंद कर गए और उसी में पड़े रह गए। एक लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं और उसे कहीं ना कहीं मोटिवेशन के रूप में लेके और फिर ऊपर बढ़ते हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ब्रेकअप के बाद में आदमी को क्या डिसीजन और कितना हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि यार ज़्यादातर ब्रेकअप में जो बहुत ज़्यादा गम में लोग रहते हैं ना, उनको ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि मुझे सच्ची कोई मिलेगी नहीं तो मतलब उनको इतनी आदत हो जाती है। और एक जो बहुत बड़ी चीज़ है ना, मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा बोलते में वो भी लग रहा है कि ज़्यादातर लड़कियाँ लड़कों को, लड़का आदमी जो है ना अहंकार का बना हुआ है जी। अहंकार से बना हुआ है वो ना, एक उसके अंदर ना एक एरोगेंस होती है, अहंकार होता है। और लड़की ने बहुत सी स्टेजों पर उसको ऐसा बोला होता है कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। एक बेचारा लूज़र, एक आदमी, एक लड़की ने उसको भगवान बना दिया, उसको बना दिया कि मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती। अब वो सडनली छोड़ के चली जाती है तो उसका पूरा ना वो ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तुमसे कोई कह रही है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तो उसको कि यार ये सिर्फ डायलॉग है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, तो पहले 100%, 200 नहीं 300% हाँ, डायलॉग होते हैं वो। डायलॉग होते हैं, वो अहंकार से नहीं आ पाता है, तुमको पहले अहंकार तोड़ना पड़ेगा।
मतलब सबसे पहले तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। ये जो मेरे साथ में जो चीज, अगर देखो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। जी। आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं एक इंसान हूँ जिसको अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। अब ये एक्सपीरियंस कर लिया, हाँ ये ज़रूर है कि भाई जैसे हो जिम ज्वाइन करो, अपनी स्किन का ख्याल रखो, अपनी बॉडी का ख्याल रखो, चमको करो। और उसमें क्या होता है ना कि कोई एक इंसान आपको दुनिया की सारी इंपॉर्टेंस दे रहा है, कोई और कहीं इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा है आपको। जी। तो आपको इस लायक बनाओ ना कि जहाँ भी मतलब वो है ना, एक बड़ा अच्छा है कि वो जहाँ जाएगा रोशनी फैलाएगा, किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता। तो अब चिराग बनो ना, आप चिराग बनो। आप क्यों एक मतलब एक ही इंसान, कोई किसी का मूड हुआ कि चलो इससे खेलते हैं, कोई एक इंसान आता है वो आप, और इसमें बहुत सी चीज़ें कि नार्सिसिस्टिक अलग अलग टाइप की कैटेगरी के लोग होते हैं, वो डिसऑर्डर्स भी होते हैं। जी। बहुत से लोगों को ना लड़कियां होती हैं, बहुत से लड़के भी ऐसे होते हैं, उनको सिर्फ यही होना होता है कि चलो हम इनसे खेलते हैं। वो आएंगे आपकी ज़िंदगी में, आपके साथ में खेलेंगे, आपके ना आपके एक्साइटमेंट को यहाँ लेके जाएंगे, फिर आपको टेंशन में नीचे लेके आएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, और खेल खाल के जब लगता है यार अभी खेलने लायक नहीं है, छोड़ के भाग जाते हैं। अब समझाना मुझे ये भी है, कैसे समझाऊं जी। वरना बेसिकली रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि एक इंसान है जो बहुत ही नॉर्मल है। देखो आपने कोई बहुत बड़ी गलतियां कर दी, उसने बहुत बड़ी गलतियां कर दी, छोड़ के जा रहा है, समझ में आता है। जी। अगर कोई किसी को छोड़ के जा रहा है तो आपकी समझ ये होनी चाहिए कि यार कोई खेलने के लिए आया था आपसे, जी। वो खेल खाल के चला गया, वो किसी और से खेलेगा, जी। तो आप उस पर इतना सीरियस हो क्यों रहे हो। और ठीक है, मतलब एरोगेंस जो है ना, अहंकार को तुमको मानना पड़ेगा। जिस दिन आपने कि मेरे साथ में क्यों हुआ, ये मेरे साथ में कैसे हो सकता है, मुझे कोई कैसे छोड़ के जा सकता है, बिल्कुल छोड़ के जा सकता है। आप क्या हो, मतलब आज एक किसी का है, उसकी प्राथमिकता है कि यार ये कोई आया है मेरे पास में, उसने बोला कि यार मुझे शादाब की बातचीत बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा बात करता है, ये करता है। अब वो कल मेरी बातचीत से बोर हो गई, बोलते नहीं यार मुझे तो मज़े करने, मुझे तो पार्टी करनी है, मुझे तो यार नाचना गाना है, कहाँ बोरिंग आदमी पता नहीं फिलोसफिकल बातें करता रहता है। उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। तो पता नहीं, ये चेंज होते रहते हैं, एक गया दूसरा कोई आता है, फिर तीसरा कोई आता है, ऐसी ज़िंदगी चलती चली जाती है। और जब आप इस लायक हो जाते हो, एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे लोग एक दूसरे को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर पाते, एज क्रॉस हो गई होती है, बच्चे बड़े हो गए होते हैं, वो साथ में ज़िंदगी गुजार देते हैं। कहीं कहीं बहुत मोहब्बत होती भी है सच्ची, मुझे तो खैर थोड़ा सा डाउट इसके अंदर। जो वो वाले लोग होते हैं जो आप भी पीछे कह रहे हो कि साथ रहना उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है, ज़्यादातर ऐसी तो वो रिलेशनशिप चल पाते हैं। मतलब रिलेशनशिप चलते नहीं है, मतलब वक्त निकल जाता है, अपनी वक्त निकल जाता है, उसमें चलना चलाना कोई खुशी नहीं होती है उसके अंदर, हैप्पीनेस नहीं होती है। और हैप्पीनेस रिलेशनशिप से कोई कनेक्टेड, यार एक आदमी अकेले खुश नहीं रह पा रहा है और दूसरे के साथ खुश कैसे रह पाएगा। तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लड़का हो या लड़की हो, भैया पहले खुद तो खुश हो जाओ। आप अपने आप से खुश हो क्या, ज़बरदस्ती आप रिश्तों में जा रहे हो, ज़बरदस्ती वो वहाँ खोजना बिल्कुल ऐसा है, वो राख है, वो आपके मतलब रेते जैसा है, वो हाथ में पकड़ोगे निकल जाएगा। पहले आपको अपनी खुशी, इनर हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन, और कमाल की बात है, जिस दिन इनर हैप्पीनेस मिल जाती है, जब आप बहुत ज़्यादा खुश अपने आप में रहने लगते हो, आपको कोई समझ में नहीं आता, उसके बाद में ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है आपको, ये भी एक साला बड़ा तो ये एक रिलेशनशिप का तो ये है कि बस चलता है, हाँ जैसे चल रहा है इसको चलने, इसको ये तो सीरियसली लेने का आज के दौर में तो नहीं है इसको जी, कि वो छोड़ के चला गया तो मतलब फिर बातें खत्म हो गई ना, क्या बचा। जी सही है, वो जो चला गया वो चला गया, वो है। अपने अपने ऊपर मत लो पर्सनली, मतलब अभी देखोगे इतने बड़े बिलियनर्स हैं, इतने बड़े लोग हैं। एक फ्रेंच में एक फुटबॉल प्लेयर था, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा प्लेयर है वो। उसकी बीवी ने उसको क्यों छोड़ दिया, उसके 10 साल बाद रिवील किया कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, इतना अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, तो उसने छोड़ दिया। वो बोर हो गई, उसको नहीं समझ में आ रहा है अब इस वजह से भी छोड़ा जा रहा है। हाँ मतलब बहुत उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, उसने इसलिए छोड़ा उसको। तो अभी छोड़ने का कोई रीज़न नहीं होता, आपको क्यों रीज़न ले रहे हो, आप मस्त रहो, एकदम खुश रहो और अपनी चीज़ों में खुश रहो। ये आपकी अपनी अकेले की जर्नी है, किसी की भी नहीं है, आपके माँ बाप की भी नहीं है, आपके बहन भाइयों की भी नहीं, किसी की भी नहीं है, आपकी अपनी अकेले की जर्नी है जी। आपको खुद दुख लेने पड़ेंगे, खुद उन दुखों से बाहर आना पड़ेगा, ये जर्नी है, प्रोसेस है। एक टाइम ऐसा आएगा आप लगेगा ठीक है यार सब ठीक है, ऐसा हो जाएगा। जी, मैं आपकी जो हम ये पॉडकास्ट पे बात कर रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी बातें और बहुत ज़्यादा सीख भी रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये महसूस भी कर पा रहा हूँ कि आपको लाइफ के बारे में ना एक पूरा जो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बना हुआ है लाइफ का, कि आपके साथ में ये ऐसे हुआ है या वैसे हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो
आप इसको किस तरह से एक्सप्रेस करना चाहोगे, किस तरह से बताना चाहोगे कि लाइफ, जिंदगी आखिर है क्या? देखो ज़िंदगी जो है ना मतलब हम लोग ना अशरफुल मखलूक़ात हैं, जी। बेस्ट ऑफ द क्रिएशन। जी ऊपर वाले ने हमको जो है ना वो सबसे अच्छी मखलूक़ात में हैं हम लोग, जी क्योंकि हमारे अंदर सारे सेंसेस हैं, सब कुछ है, क्या है, तो बहुत पसंद करता है। और बेसिकली क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जी। इंसान होने का मज़ा ही नहीं ले पाते हैं। अच्छा। कि इंसान हो उसका मज़ा नहीं ले पाते हो आप। और इंसान होने का जो सबसे बड़ा मज़ा ये है कि ऊपर वाले की मर्ज़ी के साथ में आप एक हो जाओ। जी मतलब जिस तरफ आपको ऊपर ले वाला लेके जा रहा है उस तरफ जाना शुरू कर दो। जी जैसा वो जिस हाल में रखता है हर हाल में खुश रहो। जी कभी ज़िंदगी में कोई शिकायत मत करो, कोई कंप्लेन मत करो। और मतलब बस सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान का जो है ना जो अल्टीमेट स्टेट होती है, जो बहुत जिसमें सबसे ज़्यादा उसको मज़ा आता है, जब उसको हर चीज़ में लगने लगे कि यार ठीक है, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं है, इट्स ओके, मतलब मेरे लिए यही था और मैं करने वाला कुछ भी नहीं हूँ, ये सब मेरे साथ में हो रहा है। जी ये घमंड, ये इशूज, ये अहंकार, हर चीज़ अहंकार है। हर चीज़ में आदमी को 2-3 चीज़ें जिसके लिए आदमी काम करता है, सेक्स के लिए करता है या ग्रेट बनने के लिए करता है, जी वो दोनों चीज़ें निकाल दो ज़िंदगी से, जी। बचा क्या? आपको महान बनना ही नहीं है, आपको ग्रेट बनना ही नहीं है। अगर आप उस चीज़ से बाहर आ जाओ तो एक नई चीज़ आती है जहाँ पर आप ना ऊपर वाले की मर्जी में एक हो, आप कोशिशें करो जी लेकिन आउटपुट में ना ऊपर वाले को रखो कि नहीं यार ये मतलब मेरे लिए यही था। जी और अल्टीमेट स्टेज जो है ना वो सिर्फ ये है कि कोई भी थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसको वॉच करो ये क्यों आ रहा है। 99% थॉट जो है ना यूजलेस है, उनका कोई मतलब ही नहीं है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। जी आप ये सब चीज़ों पर थोड़ा सा काम करो। सबसे बड़ा जो है ना, मतलब मैं आप ये बिलीव नहीं करोगे, जब मैं मतलब अपनी जर्नी पे था, जो मेरी जर्नी है, जो पर्सनल जर्नी है, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग मुझे जानते हैं, मैं किसी से बदतमीज़ी करता नहीं, कोई मुझसे करता नहीं। बट एक बार ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं फंस गया कहीं पे, अच्छा। और वो इंसान बहुत अजीब सा था, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी जी किसी वजह से। और मैं बदतमीज़ी करता हूँ मन के, एंड वो थोड़ा बहुत ज़्यादा सही नहीं था। वो मेरा सबसे बड़ा टेस्ट था। मैं वहाँ खामोश रहा, मैंने कुछ भी नहीं बोला उसको। अच्छा। क्योंकि वहाँ मुझे लगा कि ये मुझे नहीं दे रहा है, ये इसका मुँह है, इसको जो बोलना है बोलेगा ये। वो मेरी प्रैक्टिस थी, तो वहाँ मुझे लगा यार मैं सक्सेसफुल हो गया। अच्छा। तो बेसिकली वो जो कि स्टेट जो है ना, जो एक आप फ्लो में रहो, आप जो है ना जैसा जो हो रहा है ना आपके साथ में उसको होने दो, जी डिस्टर्ब मत करो कुछ में। और सच चीज़ में ये बोलो कि यार ये सब होने वाला था मेरे साथ जी। में। बाकी ख्वाहिशें रखना, ख्वाहिशें रखो, परेशान मत हो। ख्वाहिशें रखना बुरी चीज़ नहीं है, कोई चीज़ को पाना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आप उसके लिए मेहनत करो, आप उसके आउटपुट के बारे में मत सोचो। जी तो आप एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि आप हर वक्त खुश रहना शुरू हो जाओगे। जी और जब आप हर वक्त हर हाल में खुश रहना शुरू कर देते हो ना, वो आपकी अल्टीमेट स्टेट होती है, वो आपका इंसान होने की वो बनती है जी कि आप इंसान हो तो आप क्यों हो, फिर आप इंसान होने का इंजॉय करना शुरू करोगे आप। जी। और आपको पता है कि यार ये 500-700 साल की ज़िंदगी तो है नहीं, तो आजकल 60-70 साल की ज़िंदगी है, वैसी वो तो पता भी नहीं आजकल, इतना जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं। तो हर मोमेंट को ये है कि ठीक है, सब मेरे भाई हैं, सब 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 ठीक है, मतलब यू नो इट्स ऑल ओके। ऐसा आपका टेम्परामेंट रहना चाहिए, जी। तो आप फिर इंसान होने का मज़ा ले पाओगे। शादाब भाई, मैं मतलब क्या बताऊं कि इतना ज़्यादा मैं आपकी बातों से मुतासिर हुआ हूँ, और कहीं ना कहीं आपकी जो बात है वो 100% बिल्कुल मैं करेक्ट मानता हूँ। और ये पॉडकास्ट मैं अगर 1000 भी पॉडकास्ट कर लूँ कसम खुदा की, तो ये मेरी ज़िंदगी में मुझे हमेशा याद रहेगा। नहीं, सो स्वीट ऑफ यू। नहीं, मुझे ये मेरी ज़िंदगी के अंदर अगर मैं 1000 भी पॉडकास्ट कर लूँ तो मुझे ये हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आज मुझे कोई ऐसा मिला है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैं बस पता नहीं मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरी यहाँ पर। खुशनसीबी है कि मैं यहाँ पे आया और मैं इतना कुछ बोल पाया। पता नहीं मेरे मतलब क्या होता है कि इतनी समझ भी होनी चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ। जी। अब मैं जो बातें कर रहा हूँ मतलब वो तुम समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब जो आपकी ऑडियंस है वो देख रही है जी। अगर वो भी कनेक्ट कर पा, पता नहीं है उनको। नहीं, वो ऑडियंस ज़रूर कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इतना कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि मैं
चाहता तो मैं ये हूँ कि इसे कंटिन्यू रहूँ नहीं podcast हम को। लोग फिर इंशाल्लाह आप एक क्योंकि- बार करो, फिर वापस क्योंकि- अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ वो इंशाल्लाह हम करेंगे, लेकिन आपके साथ बड़ा जबरदस्त मजा आया मुझे पॉडकास्ट करके। मुझे भी बहुत और मजा मैं आया, बिल्कुल enjoy नहीं चाहता कि इसे खत्म करूं, लेकिन अरे वक्त तो है। थैंक यू सो मच यार। बाकी ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट Yeah, में आने all के the लिए। best लेकिन and इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह आपको अपना मतलब मेहनत करूंगा और इसको एंजॉय करूंगा। एंजॉय, जस्ट एंजॉय, बस इसको हर enjoy मोमेंट को करूंगा। ये एंजॉय कर रहे हो जी। ना, मजा आया ना, लेकिन ये काम हो मैं गया। आपको फिर एक बार बता दूं कि अगर मैं 1000 भी पॉडकास्ट शूट कर लूं तो मेरी जिंदगी का बेस्ट पॉडकास्ट में से एक रहा है, क्योंकि मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरे तुमको podcast जाते में जाते आने ना एक कहानी सुनाता हूँ, जी। बहुत बढ़िया कहानी थी। एक बहुत बड़ा वॉरियर था, तो वो सब ये वो देश को इसको तबाह कर दिया, उसको तबाह कर दिया, जा रहा था। तो वो जा रहा था तो एक फकीर बैठा हुआ था, उसने उसको देखा, बोला साले ये डर नहीं रहा है मुझसे। तो उसके पास आया, बोलते मैं ये हूँ, तुम मुझसे डर। बोलते मैं क्यों डरूंगा तुझसे? तो बोलता है कि मैंने ये देश तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बोलते अब कहाँ जा रहा है तू? बोलते मैं ये देश तबाह करने जा रहा हूँ, इस पर राज करूँगा, उस पर राज करूँगा। बोलते तो ये क्यों कर रहा है, जी। क्या वजह? बोलते ये वजह ये है, उसके बाद मैं आराम से चैन से सुकून से बैठ जाऊँगा। तो बोले इतना सब करने की जरूरत क्यों? तो मैं तो वैसे ही चैन सुकून से बैठा हूँ, आजा मेरे पास में बैठ गया नेक्स्ट। जी तो बेसिकली जो अल्टीमेट आइडिया है ना, अल्टीमेट जो गोल है ना, जी वो सिर्फ और सिर्फ मजे का है। जी। खैर एनीवेज बहुत मजा आया, खैर, थैंक यू मुझे- सो मच। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तशरीफ चलिए लाने के लिए। थैंक यू मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप जितनी बार भी आओगे मैं आपको अपने अरे podcast नहीं पे नहीं बुलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस बहाने जी। ना एक दूसरे को समझ जी, लेते हैं, जी। बातचीत होती है। मुझे बहुत ही मजा आया यार, मतलब रियली एंजॉयड। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।